रघुवीर जो है उसकी मेन पहचान है शुद्धता। मेरे जो दादाजी है वह गुजरात से आए थे, उन्होंने एक ही चीज कही थी, बेटा 2 पैसे कस्टमर से ज्यादा मांग लेना, वो देगा, लेकिन क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अमरावती में शुद्ध शाकाहारी केक लाने का जो आइडिया है वो कैसा है यार? कस्टमर आके मुझे बोलता है कि भैया मेरे दादाजी ने बोले आज तक कभी केक नहीं खाया, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि ये रघुवीर से लाया हूं तो उन्होंने खाया। 16 साल की उम्र में मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। शाम चौक पे एक आउटलेट जो कि सबसे जूना और सबसे पहला आउटलेट है। 12th की बात मैंने बेकरी एंड कन्फेक्शनरी कोर्स के लिए चले गया। रघुवीर की जर्नी में मार्केटिंग का कितना इंपॉर्टेंट मेन रोल रहा है उसमें? मतलब आप हमारा पूरा पर्सनल डाटा लेके ही मानोगे आप। तो पहले 3 घंटे में मेरी ग्रोथ के लिए देता हूँ। मुंबई पुणे भी चले गए हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें अमरावती आके रघुवीर की मिठाई की मिठास लेके ही जाना पड़ता है। मेरे पिताजी हम तब मुझसे कहते हैं, उनकी सोच ये रहती है कि आज मैंने केक चालू की तो मुझे 4 साल बाद 6 साल बाद और इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस वो होता है जिस पे आपकी इच्छा हो। बाकी सर लाफी का भाई रघुवीर में हम अमरावती वासी को सर अलग क्या दे रहे हैं इस बार? आज अमरावती में वो हॉस्पिटलिटी या वो हाइजीन मेंटेन कर रही होंगी तो उसमें एक रघुवीर का ही नाम आएगा, जो कि आने वाले दौर में अमरावती वासियों के लिए गिफ्ट रहेगा। ग्रोथ, सेकंड कस्टमर लो और तीसरा फैमिली लेगेसी। हिमांशु भैया ये तो हमारे एकदम इंटरनल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अच्छी तरीके से पैसा कमाया गया पैसा वेल्थ होता है। सफलता 100% मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हमारे साथ है प्रियेश पोपट सर, जो कि रघुवीर मिठाई के थर्ड जनरेशन ओनर 1970 से, जो एक टी स्टॉल से लेकर आज रघुवीर मिठाइयाँ, रघुवीर रिफ्रेशमेंट, रघुवीर फूड जोन से लेकर आज रघुवीर रियल एस्टेट तक। आज हम सर से जानेंगे उनकी पर्सनल जर्नी, बिजनेस माइंडसेट और डिसीजंस और उनके फ्यूचर विजन्स, जो कि अभी सर से आज हम काफी बातें करने वाले हैं। सर कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया। हिमांशु भैया जैसे आपने मुझे एक आपकी आइडिया बताई थी कि भाई आपको अमरावती कर को आपकी रघुवीर की पूरी जर्नी बताना है और आपका इसके अंदर कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ ये आपने मुझे कहा था, तो आपका ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमारी शायद 1 साल से ये चीज पर चर्चा चालू है, Correct. लेकिन हम लोग किसी कारणवश ये चीज नहीं कर पाए। आज जाके ये चीज सक्सेसफुल हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज हो रही है और हम इसको थैंक यू सो मच सर, आपने जब आपका वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए मैं अमरावती वासियों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ बॉर्न हुए, लाइक आपका बचपन कैसा था, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी। मैं बॉर्न अमरावती से ही हूँ, मतलब मेरा जन्म अमरावती में ही हुआ है और मेरी जो पढ़ाई है वो मणिभाई गुजराती हाई स्कूल से हुई है। अच्छा। मेरा जो पढ़ाई है उसके आगे 12th तक मेरा पूरा पढ़ाई जो है वो मणिभाई से हुआ है, मणिभाई गुजराती हाई स्कूल से। ओके। 12th के बाद मैंने बेकरी एंड कन्फेक्शनरी कोर्स के लिए चले गया था बॉम्बे में। उसके बाद जो मेरा बीकॉम जो हुआ है ग्रेजुएशन, वो विद्या भारती कॉलेज से हुआ है और फिर मैं बिजनेस में पूरी तरीके से ज्वाइन हो। ओके सर, ये बिजनेस को ज्वाइन करने की आपकी मतलब एज कौन सी थी, था कौन सा ईयर था? बिजनेस जो मैंने ज्वाइन किया ऐसा समझ के चलिए आपके एक अंदाजन 16 साल की उम्र में मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। अभी मेरी उम्र 38 साल है, ओके। तो वो हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम अभी। राइट। सर बचपन में आपका लाइक जो बिजनेस और फैमिली वैल्यूज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आप पे किसका था? एक तरीके से देखा जाए तो फैमिली वैल्यूज और बिजनेस, बचपन में दोनों की तरफ ही मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था, बिकॉज बचपन में हम लोग फ्रेंड्स की तरफ ही ज्यादा झुकाव रहता है सबका। राइट। तो वो टाइम पे सब फ्रेंड्स 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 मस्ती और वो टाइम का एक जो हमारा दौर था वो बहुत अलग था। मतलब इस तरीके का दौर था कि जिसने मुझे कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में देखा है, जो आजकल फॉरेन में चले गए, मुंबई पुणे चले गए। अब कैसा है ना, जो मुंबई पुणे भी चले गए हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें अमरावती आके रघुवीर की मिठाई की मिठास लेके ही जाना पड़ता है। तो जब वो लोग आते हैं और मुझे देखते हैं तो वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि प्रियेश तू ऐसा कैसे। अच्छा। मतलब मैं वो टाइम का जो प्रियेश था वो बहुत अलग था
और आज जो प्रियेश है वो बहुत अलग है। तो वो टाइम पे जो मेरी वैल्यूज थी वो खाली फ्रेंड्स थे। मेरे फ्रेंड को कुछ हुआ क्या, पहले भागो। मेरे फ्रेंड का कुछ हुआ क्या, पहले वो करो। अच्छा। तो मैं वो टाइम पे फ्रेंड्स को ज्यादा वैल्यू देता था। आज भी देता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं देता हूँ। आज भी मेरे फ्रेंड के लिए मैं एक पाँव पे खड़ा रहता हूँ हरदम। लेकिन आज के दौर में मैं फैमिली प्लस बिजनेस को भी उतनी ही वैल्यू देता हूँ। सर वो ऐसा कौन सा मोमेंट था कि जब आपको क्लियर हुआ कि अभी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही है? बीती जिंदगी से जैसे मुझे याद है कि मेरा जब 11th 12th हो रहा था या फिनिश होने पे था, तब मेरे स्वर्गीय भाई रोहित दिलीप पोपट यहाँ बेकरी का कोर्स करने जा रहे थे। अच्छा। तो वो टाइम पे कुछ कारणवश उनका जाना कैंसिल हुआ। उनके पैसे भी भरे गए थे, मतलब क्लास जो वहां पे अटेंड करने वाले थे स्वामी विवेकानंद कॉलेज में, ओके। तो पैसे भी उनके नाम से भरे गए थे, एडमिशन भी उनके नाम से हो चुकी थी। कुछ कारणवश जब उनका नहीं जमा या उनका जाना नहीं हुआ, तो बहुत टाइम पे पिताजी ने बात करके मुझे वहां भेजा। मेरी भी इच्छा थी बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोर्स करने की, हम दोनों का डिसीजन चालू था। ओके। तो वो टाइम पे फिर मुझे पिताजी ने भेजा वहां पे। माफी चाहता हूँ, भैया के बारे में बात करके थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी। तो वो टाइम पे जैसे मुझे पापा ने भेजा था कोर्स करने के लिए, तो कोर्स करने के बाद अ, मुझे ऐसा लगा कि भी अब बिजनेस में एंटर हो जाना ज्यादा अच्छा है। अच्छा। बिकॉज कोर्स करने के बाद में बिजनेस की अहमियत पता चली कि कोर्स करते करते किस तरीके से काम हो रहा है, दो पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं, पैसे की अहमियत क्या है। क्योंकि मुंबई में जाके कोर्स किया था, तो वहां पे वहां जो भागदौड़ हो रही थी, वहां की जो भागदौड़ भरी जिंदगी थी, उसमें मुझे समझ में आया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है और उसे कमाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। ओके। तो उसी टाइम से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस के अंदर एंटर हो जाना है। और मैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोर्स करके आने के बाद रघुवीर परिवार में एंटर हो गया। बाकी सर आज की डेट में आपका कंप्लीट दिन शुरू कैसे होता है? आप दिन भर में थोड़ा मतलब क्या करते हो, किस तरीके से करते हो? आपका कंप्लीट दिन का हमें थोड़ा एक और दीजिए थोड़ा। आजकल के जो यंगस्टर्स है उनके लिए मेरी लाइफ थोड़ी चुनौती भरी हो सकती है, लेकिन काम इस प्रकार ही होता है और सक्सेस इसी प्रकार हासिल की जाती है। बहुत सी बार सवेरे उठना मेरे लिए थोड़ा दिक्कतमय होता है, ओके। फिर भी मैं जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ। ओके। एक अंदाजन 9 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके, थोड़ा सा ट्रेडमिल वगैरह करके, आधा एक घंटा ट्रेडमिल वगैरह करके फिर मैं पूजा वगैरह करता हूँ। ओके। पूजा करने के बाद में कॉफी वगैरह पी के थोड़ी देर परिवार को देख के फिर मैं फैक्ट्री के लिए रवाना हो जाता ओके। हूँ। एक बार मैं फैक्ट्री पे गया तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। फैक्ट्री सर आप नॉर्मली कितने बजे तक पहुंचते हो वैसे? हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा। इसके अंदर मैं मेरे काम को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जैसे कि 10 घंटे अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो पहले 3 घंटे मैं मेरी ग्रोथ के लिए देता हूँ। ओके। ग्रोथ के लिए मीन्स कैसे, आप अगर पूछोगे इसके अंदर ग्रोथ के लिए मीन्स कैसे, तो जैसे जो काम अभी मैं नहीं कर रहा हूँ रघुवीर परिवार के अंदर या रघुवीर फैमिली में, जो काम अभी नहीं हो रहा है उस काम के ग्रोथ के लिए देता हूँ। ओके। जैसे बिल्डरशिप हो गया मेरा, अभी जो बिल्डरशिप हम लोग चालू कर रहे हैं, ओके। रेस्टोरेंट के ऊपर हो गया, जो रेस्टोरेंट के ऊपर हम लोग आगे अभी वर्क करने वाले हैं, या पैन इंडिया डिलीवरी हो गई। हाँ। इस तरीके के वर्क के ऊपर मैंने मेरे पहले दिन के 3 घंटे उसके ऊपर देता हूँ। अच्छा। उसके बाद का जो 7 घंटे का टाइम है मैं जनरल प्रोसेसिंग पे देता हूँ, जो मेरा काम चालू है ऑलरेडी, हाँ। ताकि नई ग्रोथ भी हासिल की जाए और जूना जो काम है वो भी हाथ से ना छूटे। ओके। राइट। इस तरीके से मेरा पूरा दिन जाता है अभी फिलहाल तो। सर आप फैक्ट्री से मतलब कब निकलते हो? यूजुअली टाइम क्या होता है आपका? यूजुअली टाइम अगर देखा जाए तो कोई फिक्स नहीं होता है, बिकॉज जब तक काम चलता है तब तक उसको उसे टाइम देना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। कभी कभी तो 9 भी बज जाते हैं और कभी कभी 11 भी बज जाते अच्छा। सर इतने सालों से जो कस्टमर रघुवीर को बार बार चूज करते हैं,
तो आपके हिसाब से सर ये ट्रस्ट और एक रिलेशनशिप बना कैसे कस्टमर का और आपका? जी। अ, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रघुवीर जो है उसकी मेन पहचान है शुद्धता। तो कस्टमर और हमारे बीच जो एक रिलेशन हम लोग कायम करते हैं, वो सबसे सबसे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी शुद्धता। ओके। हम लोग शुद्धता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है कभी। और सर्विस जो देते हैं हम कस्टमर को, वो एंड टू एंड सर्विस देते हैं। एंड टू एंड सर्विस मीन्स कैसा कि अ, अगर आप कुछ लेने के लिए आए हो तो आपको पर्सनल टच मिलेगा हमारा। तो जो जब ये पर्सनल टच मिलता है ना, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी तरीके से होता है। ओके। आप देखिएंगे कि हमारे परिवार से कोई ना कोई शॉप पे या हमारे शोरूम पे आपको अवेलेबल दिखेगा ही दिखेगा। उससे क्या होता है कि कस्टमर को एक पर्सनल टच मिलता है, और उसकी कोई प्रॉब्लम है तो हम तब उसी समय उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उससे कस्टमर का ट्रस्ट हमारे ऊपर बना रहता है, और रिकरिंगली कस्टमर ये ट्रस्ट को लेके आगे चलता है। सर 1970 से लेके मतलब रघुवीर टी स्टॉल से लेकर आज लगभग 56 ईयर्स की लेगेसी है अपनी। जी। जब आप सर उसे लीड कर रहे हो तो अंदर से आपको एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? इसके अंदर वापस मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि जिस जिस समय मैंने बिजनेस संभालना चालू किया, मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज कही थी कि बेटा, तू ये रघुवीर का जो नाम है या रघुवीर परिवार के अंदर तू जब अभी एंटर हो रहा है, तो तुझे इसका ट्रस्ट बनाए रखना है। अब वो ट्रस्ट किस प्रकार बनाए रखना है? तो ये जो ट्रस्ट है, ये सबसे ज्यादा बनाए रखने में कारीगर रहता है शुद्धता और क्वालिटी। यह दोनों चीज के ऊपर ध्यान रखने के लिए मुझे मेरे पिताजी ने कहा था। तब से मैं ये दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखता हूँ। उन्होंने एक ही चीज कही थी, बेटा तू दो दो पैसे कस्टमर से ज्यादा मांग लेना, वो देगा, लेकिन क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। राइट। तो आज के तारीख में जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सी प्रकार के मिक्सिंग वगैरह सब चीजों में हो रही है, और सब चीजों को अल्ट्रेशन करके मार्केट में बेचा जा रहा है, तो ऐसे समय में सब चीजों को क्वालिटी मेंटेन करके और प्योरिटी मेंटेन करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ओके। फिर भी जहां तक बन पड़े 99.99% मैं ये चीज को मेंटेन करके चलता हूँ, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से संभालने की कोशिश करता हूँ। बाकी सर आप डेली ऑपरेशंस में लाइक पर्सनली कितना इन्वॉल्व रहते हो? मतलब टेस्ट हो गया, स्टाफ डिसिप्लिन हो गया, या कुछ कस्टमर फीडबैक हो गया, इतने लाइक ये जो मेन चीज़ है इसमें आप कितना इन्वॉल्व रहते और हिमांशु भैया, ये तो हमारे एकदम इंटरनल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हो? ठीक है, फिर भी बताना जरूरी है आपको, आपने पूछा है तो आपको बताना जरूरी है कि हर एक चीज में एक्चुअली देखा जाए तो रघुवीर परिवार या मैं, हर एक चीज में हम लोग पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को ट्रस्ट रहता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अभी इन्वॉल्वमेंट रखने की जरूरत रहती है परचेस में। रॉ मटेरियल आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मिक्सिंग एंड अल्टरेशन करके सब चीजें आ रही है, तो रॉ मटेरियल पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ओके। रॉ मटेरियल अगर कोई भी चीज में अगर वन्नी सा भी आ गया, तो आपका जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। ओके, करेक्ट। हमारा मेन रॉ मटेरियल दूध है अभी, बाकी भी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ड्राई फ्रूट, मसाले, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी 60% हमारा रॉ मटेरियल देखे जाए तो दूध है, जिसके ऊपर हमारी सारी मिठाई बनती है। ओके। तो किसका दूध किस प्रकार का आ रहा है, क्या फैट का आ रहा है, उसमें कोई मिक्सिंग तो नहीं हो रही है, ये चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ओके। अगर वो भी चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारी क्वालिटी जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा। ओके। तो वो चीज में हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर हम लोग जो बोलेंगे कि सर्विस सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर उसको जो सर्विस मिलनी चाहिए, उसको जो एक हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए, ओके। वो अगर नहीं मिलती है तो कस्टमर आज की तारीख में नाराज हो जाता है। अच्छा। इसलिए हम लोग उसके अंदर हमारा पर्सनल टच रखने की कोशिश करते हैं, ओके। जिसके अंदर कस्टमर को पर्सनल फीलिंग मिले और पर्सनल टच की वजह से उसका सेटिस्फेक्शन जाता। ओके। जिस तरीके से आपने कहा, तो कस्टमर फीडबैक में कैसा रहता है कि वहां पे हम लोग थोड़ा सा पीछे पड़ जा रहे हैं, ओके। बिकॉज आज की तारीख में कैसा है कि कस्टमर के पास टाइम नहीं होता है कि वो 2 मिनट रुक के एक अच्छा सा फीडबैक दे के जाए और गूगल रिव्यू दे। हमने बहुत कोशिश की, राइट। लेकिन कस्टमर के पास आज की तारीख में इतना टाइम नहीं है कि वो अच्छा सा फीडबैक दे और रिस्पॉन्स दे के जाए करके। ओके। तो भी हम हमारी पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर जितना फीडबैक दे सके उतना दे करके। उसके अलावा हम ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर उनका एक अच्छा सा सजेशन दे कि भाई ये प्रोडक्ट के अंदर ये सुधारना की जा सकती है, ओके। या तो भाई आज की आपकी जो संभार वड़ी बनी है उसके अंदर थोड़ा नमक ज्यादा था, ओके। सर आपकी समोसा थोड़ा तिलकट रख रहा था। सर। तो हम उससे ज्यादा सराहना करते हैं कि भाई वो कस्टमर जो रहते हैं वो सबसे जेन्युइन है और वो हमें सजेशन दे रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर और ध्यान देना चाहिए। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि हमें कस्टमर बोलते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, पर्सनली हम उसके अंदर इन्वॉल्व होकर उसको और बेटर करते हैं हरदम। ओके। ये हमारा मेन ध्यान रहता है कस्टमर फीडबैक। ओके। सर, अमरावती में शुद्ध शाकाहारी केक लाने का जो आइडिया है वो कैसे आया और उसको आपने ग्राउंड लेवल पर कैसे एग्जीक्यूट किया? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। तो मैं आपको इसे डिटेल में समझाना चाहूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं इसको डिटेल में बोलना चाहूंगा आपको। इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा 12th होने के बाद मेरे बड़े भाई स्वर्गीय रोहित दिलीप भाई पोपट, जो कि यह कोर्स करने जाने वाले थे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, ओके। कोई कारणवश वो नहीं जा पाए और उसके बदले उन्होंने मुझे भेजा, मुझे गाइडलाइन दी कि भाई तो ये करने के लिए जा करके। तो वहां करके मैं आया, तो मैं तो पूरा मतलब ऐसा समझ के चलिए कि 80-90% मैं पूरा नॉन वेजिटेरियन सीख के आया था। सर। मुझे तब इतना नॉलेज नहीं था कि भाई ये नहीं कर सकते हम लोग या हमारे लिए अच्छा नहीं है। तब तो मतलब ऐसा चाइल्डिश नेचर के थे हम लोग, तब कोई नॉलेज नहीं रहती थी कि भाई ये चीज अच्छी है नहीं है, किस प्रकार की है, तब इतना नॉलेज नहीं रहता था। तो जब मैं करके आया, मैंने पिताजी को बोला कि पापा मुझे ऐसा ऐसा ये ऐसे अंडे लगेंगे, ये लगेंगे। पापा बोले भाई जब ये चीज चलती नहीं है, जब हमें ये चीज चलती नहीं है, हम लोग खाते नहीं है, तो ये चीजें कैसे बेचेगा। अब मैं ये नहीं बेचने दूंगा रघुवीर के साथ। तब मेरी बहुत नोक झोंक हुई, तब तो समझता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब बस सब खराब ही लगता था कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे, मुझे वैसा नहीं करने दे रहे। राइट। तो उसके बाद मैंने और उसके अंदर रिसर्च की कि भाई किस प्रकार हमने करना चाहिए। रोहित भाई के मार्गदर्शन से बहुत सारी रिसर्च की गई कि भाई किस तरीके से इसका काम करना चाहिए अब। तो हमने एक तो कोर्स और ढूंढे जिसके अंदर प्योर वेजिटेरियन के अंदर किस प्रकार अच्छे से काम करना चाहिए, वो मैं सीख के आया फिर ओके। कि भाई प्योर वेजिटेरियन केक अच्छे से अच्छा किस प्रोडक्ट से बनेगा, किस प्रकार बनेगा, उसे किस प्रकार करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं सीख के आया। उसके बाद जैसे हमने प्योर वेजिटेरियन केक की नींव रखी, ओके। ये उसकी एक छोटी सी स्टोरी। ओके। ठीक है। और सर, लोगों का जो बिलीफ था, मतलब आज भी मुझे लगता है कि मोस्टली कई लोग मानते होंगे कि केक मतलब अंडा, अंडे वाला केक बनता है। जी जी। तो ये जो बिलीफ चेंज कर रहा है लोगों का, ये कितना आपके लिए डिफिकल्ट रहा? और एक्चुअली सच बोलूं तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा मेरे लिए, अच्छा। बिकॉज जो मेरे दादाजी है स्वर्गीय मंगल जी भाई जीवन जी भाई पोपट, और मेरे जो पिताजी है दिलीप भाई पोपट, बाकी जो मेरे 3 अंकल है चंद्रकांत भाई पोपट, नरेश भाई पोपट, नीलेश भाई पोपट, इन लोगों ने जो कस्टमर का जो ट्रस्ट जीत के रखा हुआ है, अच्छा। जो एक रघुवीर परिवार बना के रखा हुआ है, उसने मेरा काम इसके अंदर बहुत आसान कर दिया। अच्छा। इसके अंदर भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। कस्टमर आके मुझे बोलता है कि भैया मेरे दादाजी ने बोले आज तक कभी केक नहीं खाया। मैं उनको हरदम बोलता था कि मैं ये यहाँ से लाया हूँ,
यहाँ से लाया हूँ, ये अंडे बगर का ही है, वो कभी नहीं खाया लेकिन उन्होंने। हाँ। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि ये रघुवीर से लाया हूं मैं, तो उन्होंने खाया। अच्छा। तो वो काम खाली रघुवीर के नाम ने ही कर दिया। ओके। हाँ। इसलिए मैंने आपको जो अभी स्टार्टिंग में कहा कि मेरे दादाजी से लेके, मेरे पिताजी से लेके मेरे अंकल ने जो यह नाम का जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, हाँ। उसने मेरा ये इतना बड़ा काम बहुत आसानी से सफल कर दिया। सर आज की तारीख में बाकी रघबीर के आउटलेट्स कितने टोटल? आज के तारीख में अगर देखा जाए तो शाम चौक पे एक आउटलेट, ओके। जो कि सबसे जूना और सबसे पहला आउटलेट है। उसके बाद राजापेट पे एक आउटलेट, राजापेट पुलिस स्टेशन के बाजू में जो है। राइट। तीसरा फूड जोन पे, मतलब जिसका नाम फूड जोन है, जो कि दशहरा मैदान पे पड़ता है। ओके। चौथा गाड़गे नगर पे एक आउटलेट है, जो कि गाड़गे महाराज मंदिर के पास पड़ता है। हम्म। और आने वाले दौर में एक महीने के अंदर, जैसे कि आज की डेट है 11/2/2026, सर। आने वाले एक महीने में ऐसा समझ के चलिए कि कंवर नगर में एक आउटलेट अच्छा। और कैंप में डीमार्ट के सामने एक आउटलेट ओपन होने जा रहा है। ओके। और उसके बाद 6 महीने में कटोरा नाका पे भी एक आउटलेट हमारा आएगा। अच्छा। इसके अलावा सांगली में हमारे 2 आउटलेट और मीरज में हमारा एक आउटलेट है। अच्छा। मतलब 7 और 3 टोटल 10 आउटलेट अभी रघबीर के कुछ टाइम जी। और एक ओपन होने वाले हैं। जी। ओके। सर मुझे थोड़ा अपने सभी आउटलेट शुरू कैसे हुए, मतलब जहाँ तक सभी को एक स्टोरी पता है अमरावती की, कि 1917 का अपना जो पहला टी स्टॉल था चाप जी। चौक वाला, जी। उसके बाद एक एक आउटलेट मतलब कैसे ओपन हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो थोड़ा हमें बताइए स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब है कि आप पूरा डिटेल में हाँ। पूरी स्टोरी जानना चाहते हो रघुवीर। राइट। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। इसके अंदर जैसे मेरे जो दादाजी है, वह गुजरात से आए थे यहाँ सेटल होने के लिए, कि भाई कुछ धंधा पानी किया जाए या कुछ तो भी किया जाए। तो यहाँ पे आके उन्होंने पहले 1-2 बिजनेस किए। उसके बाद उन्होंने एक चाय की दुकान खोली, ओके। जिसका नाम रघुवीर टी स्टॉल था। शाम चौक पे जो चौहान मार्केट है, उसके अंदर वहाँ कॉर्नर की जो दुकान थी, वहां पे पहले रघुवीर टी स्टॉल करके एक दुकान थी हमारी, अच्छा। जो कि खाली एक फ्लोर की दुकान थी, 150 फुट की दुकान थी। ओके। अब वहां 150 फुट के अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी। वहां पे किचन रहता था, उसके अंदर पानी रहता था, कैश काउंटर रहता था, और हो सके देखा तो बैठ सकते थे, उससे ज्यादा जगह नहीं रहती थी। अच्छा। ऐसे टाइम से मेरे दादाजी ने बिजनेस वहां से चालू किया। ओके। चाय का बिजनेस करते करते वह बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से जोर पकड़ लिया था। अमरावती में पहले बादशाही चाय चलती थी। अच्छा। आपको तो मालूम भी नहीं होगा ये चीज, पहले का जो जमाना था। राइट। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जो पिताजी और अंकल द्वारा जो आ, बोला जाता है या स्टोरी सुनाई जाती है, उसके अंदर मैं ये सुनते रहता हूँ ओके। कि पहले एक बादशाही चाय के नाम से एक बिजनेस होता था पूरा। अच्छा। जैसे आज के तारीख में हम लोग बोलते हैं कौन सी चाय चलती है, वो प्रेमाजी चाय। हाँ, अभी वो नाम से चाय चलती है, प्रेमाजी चाय, प्रेमाजी चाय। उस प्रकार से पहले बादशाही चाय के नाम से बिजनेस चलता था, बादशाही चाय। अच्छा। तो दादाजी को वो नाम पसंद नहीं आया था कि नहीं मैं बादशाही चाय क्यों, हाँ। मुझे वो पसंद नहीं आया था दादाजी को। ओके। तो उन्होंने चाय का नाम रखा था यादगार चाय। अच्छा। हमारा अभी भी आप देखेंगे तो लस्सी का नाम है यादगार लस्सी। उसी प्रकार उन्होंने वहां पे तब उसको यादगार चाय के नाम से फेमस किया, जो कि उनकी चाय बहुत फेमस हुई थी वो टाइम पे। बहुत अच्छा बिजनेस किया था दादाजी ने। तो उसके बाद गोवर्धन दास जी पोपट, जो कि दादाजी के भाई थे, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ करके, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो उन्होंने भी नाश्ता वगैरह चालू किया। उसके बाद गोवर्धन दास जी के बाद में मथुर दास पोपट ने भी ज्वाइन किया, और फिर वजलाल जी ने भी थोड़ा सहयोग दिया, जिसकी वजह से हमारी जो दुकान है चाय की, जो हमारी रघुवीर टी स्टॉल थी, वह रघुवीर टी स्टॉल एंड स्नैक्स में कन्वर्ट हो। अच्छा। मतलब उस टाइम पे नाश्ता भी चालू हुआ। तो उसके बाद जैसे कि 1970 में जैसे बिजनेस चालू हुआ, वो 1980 तक पप्पा ने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। 10 एक साल में पप्पा ने ज्वाइन कर लिया था। 10 एक साल के अंदर ज्वाइन करने के बाद 1985 तक जैसे पप्पा को लगा कि भी इसके अंदर और भी कुछ हमने एड ऑन करना चाहिए, ओके। तो पप्पा ने सांबार वड़ी, जो हमारे यहाँ पे आज के तारीख में सुप्रसिद्ध चीज है रघुवीर की, अमरावती की भी बोल सकते हैं हम लोग इसे, जो इसके अंदर एड ऑन किया।
तो इसके लिए मैं तहे दिल से पापा का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये चीज इसके अंदर ऐड ऑन की, ओके जिसकी वजह से संबारवड़ी हमारे रघुवीर परिवार के अंदर है। सबसे पहले तो मैं मेरे दादाजी और उनके तीनों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसके लिए हम एक स्लोगन या एक शब्द जो हमारे मन में है, जो हम लोग वापरते हैं, जो मैं बोलना चाहूंगा सब आपके प्रेक्षक को या हमारे प्रेक्षक जो अमरावती वासियों को, जो मैं बोलना चाहूंगा, ये गुजराती में है। पहले मैं गुजराती में बोलता हूँ, जी फिर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको। जी તમોએ વાવેલું ઝાડ આજે હવે વૃક્ષ બનીને અમને ફળ અને છાયા પ્રદાન કરે છે। ओके इसका मतलब होता है कि आपने जो झाड़ लगाया था वह आज वृक्ष बन के, झाड़ मतलब छोटा, वृक्ष मतलब बहुत बड़ा विशाल, आज वृक्ष बन के हमें फल और छाया प्रदान करता है। ओके तो जो एक छोटा सा झाड़ उन्होंने लगाया था, मेरे दादाजी ने, उसकी जो सिंचाई और जो देख रेख उनके भाइयों ने मिलकर की, वाओ और फिर उसको जो देख रेख आगे पिताजी ने की, और फिर पिताजी के बाद पिताजी के साथ जो के पिताजी के भाई है चंद्रकांत भाई जी पोपट, ओके नरेश भाई जी पोपट और नीलेश भाई जी पोपट के सहयोग से जो बिजनेस आज यहाँ तक पहुंचा है, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं वापस मेरी स्टोरी पे आ जाता हूँ। हाँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1985 में सांबारवड़ी का इन्वेंशन करके पापा ने रघुवीर परिवार के अंदर इसका एड ऑन किया। उसके बाद जैसे पिताजी 10 साल तक और नाश्ते की दुकान पे थे, नाश्ते एंड चाय की दुकान, जो मैंने आपको कहा रघुवीर टी स्टॉल, वह संभाली। उसके बाद जैसे पिताजी को लगा कि मैंने मिठाई का भी बिजनेस चालू करना चाहिए, हाँ तो हमें सामने ही एक दुकान रेंट से मिल गई और हमने उसके अंदर मिठाई का भी बिजनेस चालू किया। ओके ये एक अंदाजन 1995 की बात है। उसके बाद जैसे नरेश भाई जी जो पोपट है वो नाश्ते की दुकान संभालते थे, पिताजी मिठाई की दुकान संभालते थे। ओके पिताजी के साथ चंद्रकांत भाई जी पोपट भी नाश्ते की दुकान और मिठाई की दुकान संभालते थे। उसके बाद चंद्रकांत भाई जी पोपट को लगा कि भाई हमने और एक दुकान करनी चाहिए, ओके तो हमने राजापेट पुलिस स्टेशन के पास की जो दुकान है वहां पे हमने और एक दुकान की, जिसके अंदर हमने मतलब उन्होंने साउथ इंडियन और इस प्रकार का सारे प्रोडक्ट्स चालू किए, जिसका नाम रघुवीर रिफ्रेशमेंट था। ओके वो भी अच्छा बिजनेस चालू हुआ था। अमरावती कर अगर अभी भी जो 90s के लोग हैं हमारे, वो अभी भी तारीफ करते हैं कि आप जैसा डोसा या आप जैसी चटनी या इडली अभी तक मुझे कहीं नहीं मिली। अच्छा तो वो अभी भी वो टाइम का हमारा जो एक क्वालिटी थी, जो प्योरिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। ओके वो आज भी लोग तारीफ करते हैं उसकी। तो कुछ कारणवश फिर हमने वो बंद करके वहां पे एक मिठाई की दुकान वापस चालू की, जो कि आज के तारीख में रघुवीर रिफ्रेशमेंट के नाम से राजापेट पुलिस स्टेशन के बाजू में है। उसके बाद ये 2 आउटलेट चालू थे, जिसके अंदर पिताजी का सहयोग पूरा रहता था, और नरेश भाई जी पोपट जो है वो नाश्ते की दुकान पूरी तरीके से संभाल लेते थे, नीलेश भाई जी पोपट मिठाई की दुकान पूरी तरीके से संभाल लेते थे, और दिलीप भाई जी पोपट मतलब मेरे पिताजी जो है वो पूरी तरीके से सबके ऊपर वॉच रख के मैन्युफैक्चरिंग प्लस दुकान यह चीजें संभालते थे। ओके इसके अंदर चंद्रकांत भाई जी पोपट जो है वह राजापेट की दुकान संभालते थे। ओके इसके बाद टाइम बीतते गया, रोहित भैया बिजनेस में आए। रोहित भैया भी शाम चौक वाली दुकान संभालने लगे। तो नीलेश भाई के साथ मेरे जो बड़े भाई है स्वर्गीय रोहित भाई जी पोपट, वह भी ये बिजनेस को बहुत खूबी से संभाल लेते थे। परफेक्ट उन जैसा व्यक्ति आज तक हमारे रघुवीर परिवार में ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। अच्छा रघुवीर परिवार को एक बुलंदी तक पहुंचाने की क्षमता उनमें थी, जो कि हमारा आज की तारीख में एक बहुत बड़ा लॉस है। उनकी इच्छा थी कि इरविंग चौक पे एक दुकान की जाए, जिसके लिए उनका काम भी चालू था।
देखिए, कुछ दुखद हादसे की वजह से हम उसे आगे नहीं बढ़ा पाए और वो काम बीच में ही रह गया, Okay. जिसके बाद कोरोना के दौर में हमने दशहरा मैदान के पास जो हमारा रघुवीर फूड जोन करके जो आउटलेट है वहाँ चालू किया, जो कि नीलेश भाई पोपट ने चालू किया, और वही वहाँ आउटलेट संभालते हैं अच्छे तरीके से। Okay. ता रग्बी फूड जोन के सर बात उसके बाद क्या होगा? हाँ, जैसे कि रघुवीर फूड जोन, जैसे हमारी बात चालू थी कि रघुवीर फूड जोन हमने खोला कोरोना के टाइम पे, ओके जहाँ पे नीलेश भाई पोपट संभालते हैं। उसके बाद या उसके साथ साथ ही बोलेंगे हम लोग, उसके एक साल पहले जैसे मेरा जो बुआ का लड़का है निकित तन्ना, Okay. निकित जयेंद्र कुमार तन्ना, उनकी इच्छा हुई थी कि भाई हमने भी एक मिठाई का आउटलेट या तो फूड बिजनेस के अंदर कदम रखना चाहिए। ओके उसने यह बिजनेस देखा हमारा तो उसको बहुत पसंद आया, इसमें काम करने का तरीका उसे बहुत पसंद आया। कोरोना के टाइम पे हमारा फूड जोन का आउटलेट चालू हुआ। ओके उसी के करीबन एक साल पहले मेरा जो बुआ का लड़का है निकित जयेंद्र कुमार तन्ना, जिनकी सांगली के अंदर कैटल फीड का काम है। कैटल फीड जो रहता है वो गाय भैंसों के लिए जो एक फूड रहता है उसको कैटल फीड बोलते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। Okay. तो जो निकित तन्ना है उसकी भी इच्छा हुई कि भाई मैंने फूड बिजनेस के अंदर कदम रखना चाहिए। ओके तो भाई फूड बिजनेस के अंदर कदम कदम रखना चाहिए तो भाई दूसरी किसी की फ्रेंचाइजी क्यों लेना, हम्म। या बाकी कोई चीज क्यों करना। उससे अच्छा हमारा जो एक रघुवीर नाम है, जो लीगसी चल रहा है, जो एक ब्रांड बन चुका है, उसी के अंदर काम करना चाहिए। तो उसने अपना प्रस्ताव जो है मेरे पिताजी के सामने रखा। तो पिताजी ने उसे एक ही बात बोली कि भाई बेटा, तो ये चीज संभाल नहीं पाएगा। अगर तुझे ये चीज संभालना है तो तुझे पूरी इसके अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। Okay. तो यह काम को भी उसने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। यहाँ पे आके अमरावती में आके उसने पूरी ट्रेनिंग ली। Okay. ट्रेनिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, मतलब स्टाफ को किस तरीके से संभालना, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, रॉ मटेरियल किस तरीके से परचेस करना, कौन से रॉ मटेरियल की क्या प्राइस रहती है, प्राइस अगर महंगी भी रहती है तो भी भाई हमें हमारे कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, ओके वो उसे समझाना। सेल्समैनशिप किस प्रकार होती है, कस्टमर रिलेशनशिप कैसी होती है, सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना, वो सारी चीज़ उसने यहाँ से सीखी। Okay. बिकॉज उसका जो फील्ड था वो इंजीनियरिंग था, उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है। ओके और उसके बाद उसने एक फील्ड में काम किया हुआ है, जिसकी वजह से उसको ये फील्ड का कोई नॉलेज नहीं, ठीक है। तो उसे ट्रेनिंग लेना आवश्यक था। तो उसने ये फील्ड का ट्रेनिंग यहाँ पे अमरावती में लेने के बाद एक अंदाजन कोरोना के आसपास ही सांगली में भी हमने एक आउटलेट चालू किया। उसके बाद और एक सांगली में आउटलेट चालू किया और एक मीरज में आउटलेट चालू किया। अच्छा। जिस तरीके से अभी सांगली मीरज में टोटल 3 आउटलेट जो है वह निकित संभाल रहा है। मतलब आज के डेट में रघुवीर के अमरावती में 4 और टोटल सांगली में 3, टोटल जी। 7 आउटलेट। करेक्ट, एकदम सही। सर उसके बाद जो अपना टेस्ट है, प्रेजेंटेशन है, मीन रघुवीर का जो हाइजीन है, इस चीज़ को आप कॉन्स्टेंटली मेंटेन कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। टेस्ट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो जिस प्रकार मैंने आपको कहा था कि रॉ मटेरियल इज मस्ट, जिस प्रकार का आप रॉ मटेरियल लोगे उस प्रकार का आपका प्रोडक्ट आउटपुट मिलेगा। राइट। तो हमारा जो रॉ मटेरियल रहता है हम उसके पीछे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर रॉ मटेरियल के अंदर कोई भी चीज में वन्नीसा भी हो गया तो आपका जो आउटकम प्रोडक्ट है वो वन्नीसा हो जाएगा। अच्छा। जिस प्रकार अगर आपका दूध अगर अच्छा नहीं है तो आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। राइट। मैंने आपको ये पहले भी हमारे ब्रॉडकास्ट के अंदर अभी पहले भी मैंने आपको कहा था कि हम लोग हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ। तो जिस प्रकार हम लोग हमारे रॉ मटेरियल पे ध्यान रखते हैं तो 100% श्योर हूं मैं कि रॉ मटेरियल पे अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी क्वालिटी अच्छी ही बन रहा है, जो कि मुझे सिखाया है। इसके अंदर रॉ मटेरियल के साथ जो सब्स्टिट्यूट रहता है, जैसे कि कचौरी के साथ मिर्ची, ओके। तो वो मिर्ची के ऊपर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कचौरी के अंदर जो रॉ मटेरियल पड़ रहा है खाली उसी का ध्यान देना। ओके। अब मिर्ची में कैसा रहता है कि मिर्ची 5 रुपए किलो भी मिलती है, 50 रुपए किलो में मिलती है। ओके वही मिर्ची, ऐसा नहीं कि भी दो क्वालिटी की मिर्ची की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जो मिर्ची हम लोग लेते हैं वह जब डिमांड कम रहती है
तब 5 रुपए किलो भी मिल जाती है। ओके। और डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, सप्लाई कम रहता है, तो वही मिर्ची 70 रुपए किलो भी चले जाती है। हाँ। तो वो टाइम पे भी हम लोग उसके साथ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हम्म। उसका सब्स्टिट्यूट जो मिर्ची है जो हम लोग उसके साथ देते हैं, ओके। हम उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हम लोग वही मिर्ची कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं जो कि रहनी चाहिए। ओके। इस प्रकार हम लोग हमारी क्वालिटी के पीछे ध्यान देते हैं। और जहां तक हाइजीन की बात आई, तो हाइजीन के अंदर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सारे स्टाफ के हैंड से लेके, मतलब हम लोग जो बोलते हैं नाखून से लेके तो सर के बाल तक, ओके। हम लोग सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि वो क्लीन रहे। ओके। उसके बाद जो हमारी यूटेंसिल्स है वो सारे क्लीन रहे। यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए हमारे पास अच्छे से अच्छा स्टाफ रहे। प्लस हमने ऑटोमाइजेशन भी किया है उसके अंदर की मशीन के द्वारा हमारे यहाँ पे अच्छे से अच्छा सारा जो यूटेंसिल्स है अच्छे से अच्छा क्लीन किया जाए। उसके बाद जो हमारा प्रेजेंटेशन रहता है, जो ट्रे के अंदर हमारा प्रेजेंटेशन रहता है, जो सीलिंग के अंदर होता है, वो हमारा पूरा हाइजीन रहता है, सारी चीजें कवर रहती है। उसके बाद जो हमारा सेल्समैन रहता है वह भी कैप पहन के रहता है फुल टाइम, प्लस हैंड ग्लोव्स पहन के रहता है कि हैंड ग्लोव्स से ही पूरा प्रोडक्ट देगा, जिसकी वजह से वह प्रोडक्ट हाथ को नहीं लगना चाहिए, मतलब डायरेक्ट उसके हाथ को नहीं छूना चाहिए। इसके लिए हम लोग हैंड ग्लोव्स यूज करते हैं। ओके। शोरूम के अंदर भी हम लोग अच्छे से अच्छी हाइजीन मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से मक्खी वगैरह कोई भी चीज, फ्लाइज वगैरह कुछ भी चीजें ना आए। ओके। ये चीजों का हम लोग हमारे लेवल पे जितना हो सके उतना ध्यान रखते हैं। बाकी सर आप अभी के टाइम पे लाइक कौन कौन से बिजनेस में कर रहे हो? लाइक रघुवीर मिठाई तो आपका शुरू हुई, इसके अलावा कोई और बिजनेस कर रहे हो? जी, जिस प्रकार रघुवीर मिठाई एक फूड बिजनेस के अंदर या एक स्वीट्स के अंदर और बेकरी के अंदर आपका एक साथीदार बना हुआ है अमरावती में, या आपका एक हिस्सा बना हुआ है अमरावती में, हम ऐसा बोल सकते हैं। उसी प्रकार रघुवीर परिवार बिल्डरशिप के अंदर भी आया है, अच्छा। जो कि रघुवीर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से हमने चालू किया है, हाँ। जिसके लिए हम लोग एक स्लोगन वापरते हैं, स्वीटनेस टू सेंटर। अच्छा। मतलब जिस प्रकार हमने आपको स्वीटनेस दी है उसी प्रकार हम लोग आपको सेंटर और कमर्शियल स्पेस भी देना चाहते हैं। अच्छा। तो इसी प्रकार हमने अभी रघुवीर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अंदर भी हमारे कदम रखे हैं, और अच्छी तरीके से हमारे कदम जो है इसके अंदर गाड़ देंगे हम लोग। बिल्कुल सर, बढ़िया। बाकी सर रघुवीर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में आप लाइक मतलब कौन सा प्रोजेक्ट ला रहे हो अभी अमरावती में? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। रघुवीर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के अंदर पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, हम लोग रघुवीर परिवार अमरावती वासियों के लिए एक अच्छे से अच्छी कमर्शियल स्पेस ला रहे हैं, जो कि हार्ट ऑफ द अमरावती माना जाता है, इरविन चौक, ओके। वहां पे आ रहा है, राइट। जहाँ पे G+6, हाँ। मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 6 फ्लोर ओके। पूरा कमर्शियल स्पेस आएगा, जो कि ऑफिस, हॉस्पिटल, स्टडीज, ट्यूशंस और शोरूम्स के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इन सेक्टर के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है। ठीक है सर, एक तो प्रोजेक्ट हो गया था इरविन वाला, इसका लाइक इसके अलावा भी कोई और प्रोजेक्ट्स है? जी, जैसे इरविन वाला जो प्रोजेक्ट है वो एकदम लेटेस्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो कि चालू हो चुका है। इसके अलावा हमारा कटोरा नाका पे एक कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल स्पेस का एक प्रोजेक्ट चालू है, जो कि ऑनगोइंग है। इसके अलावा अंजनी विहार करके हमारा एक डेवलपमेंट है, जिसपे हमने प्लॉटिंग की है, जो कि राडगांव रोड पे है। ओके। और इसके अलावा और भी 2-4 प्रोजेक्ट है, जो कि मैं स्क्रीन पे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऑनगोइंग है। इसके बारे में जल्द ही अमरावती वासियों को पता चलेगा। राइट। बाकी सर आप अमरावती का जो रियल एस्टेट मार्केट है, लाइक जी। इसको आप कैसे देखते हो? जी, अमरावती का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बहुत ही स्टेबल है। मतलब हम ये तरीके से नहीं कह सकते कि भाई अनस्टेबल नहीं है। मतलब हमने कोई प्रॉपर्टी अगर लेके रख दी तो भाई लॉस में चले जाएंगे, या कम हो जाएगा, या कभी नुकसान हो जाएगा, या यहाँ पे कुछ आ गया तो भाई ये प्रॉपर्टी बड़ी नहीं रही। ओके। इस प्रकार का मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा है। अमरावती में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो आपका पैसा बहुत जल्दी डबल होने के चांसेस है, हाँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो। और अमरावती का जो मैंने रियल एस्टेट मार्केट देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, वो सभी बिल्डर्स लोग जो है, जैसे कि मैं अभी क्रीडाई से भी ज्वाइन हुआ हूँ,
क्रीडाई जो है वो अमरावती में एक बिल्डरशिप एसोसिएशन है जो कि सारे बिल्डर्स को एक दूसरे से जोड़ता है ओके और बहुत अच्छी तरीके से सबकी हेल्प करता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो कुछ रॉ मटेरियल हमें चाहिए या तो कोई वर्कर हमें चाहिए, तो इसके अंदर हमको जो क्रीडाई है ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। तो जो क्रीडाई फर्म है वो अमरावती के बिल्डर्स को और एसोसिएशन को एक करने का काम करती है, जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा जैसे अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अमरावती में, तो वो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे हो रहा है। जो अमरावती के जो बिल्डर्स है वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जिस प्रकार रघुवीर परिवार कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, उसी प्रकार अमरावती का जो बिल्डर है वह भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है क्वालिटी के साथ, जो मुझे अभी अभी चंद सालों में पता चला है। मतलब अगर लाइक किसी को अगर अमरावती में इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में तो वो अच्छा कर सकता है। यस, अमरावती में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो ऐसा समझ के चलिए कि उसके पैसे बहुत जल्दी डबल होने के चांसेस हैं अच्छा बाकी सिटीज के मुकाबले। ओके और क्वालिटी भी उसको एक ही सी मिलेगी हर एक चीज में, बिकॉज ऑल द बिल्डर्स आर गुड, दे आर वर्किंग इन देयर बेस्ट एफिशिएंसी। वो जो वर्क कर रहे हैं आज की तारीख में वो वन्नी सा काम नहीं करना चाहते। जो भी मैंने बिल्डर्स को आज तक मेरी लाइफ में देखा है, कोई भी बिल्डर वन्नी सा काम करके कुछ भी प्रोडक्ट कस्टमर को बेच दे, इस तरीके का काम नहीं कर रहा है। ओके हर एक बिल्डर की कोशिश या हर एक बिल्डर यही सोच रहा है कि मैं अच्छे से अच्छा अमरावती वासियों को दूं, जिसकी वजह से अमरावती का इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे का जो डेवलपमेंट है वो इस सेक्टर में बहुत आगे जाएगा। ओके बिकॉज आज का जो बिल्डर है वो आज की नहीं सोच रहा है, वो आने वाले कल की सोच रहा है कि आज अगर मैं क्वालिटी नहीं दूंगा तो कल वो मेरे से क्यों परचेस करेगा। करेगा। तो आज का बिल्डर वही सोच रहा है कि भाई अगर मैं अच्छी क्वालिटी दूंगा तो आगे भी कस्टमर मेरे से बनता ही रहेगा। इस प्रकार अच्छी डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अमरावती में। बाकी सर रघुवीर मिठाई में ये लाइक कभी भी मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है कि कस्टमर फीडबैक की वजह से आपने कुछ प्रोडक्ट में कुछ चेंज किया, लाइक कुछ किया या कुछ लॉन्चिंग के टाइम को चेंज करना पड़ा, ऐसा कोई इंसिडेंट है? माफी चाहता हूँ हिमांशु भैया, लेकिन ऐसे इंसिडेंट का आज तक हमें सामना नहीं करना पड़ा है। अच्छा बिकॉज हमारी जो R&D रहती है, मतलब जो जब से मैंने जो बिजनेस ज्वाइन किया है, रघुवीर परिवार को जो मैंने ज्वाइन किया है, तो मैंने यही सीखा है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले उसकी अच्छी तरीके से R&D हो जानी चाहिए। हमारी R&D करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो उसके पहले हमारे जो आसपास का परिवार है, हमारे आसपास के जो मित्र हैं, हमारे आसपास के जो फूडी लोग हैं, हम उसे बुलाते हैं, हम उसको टेस्टिंग करवाते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं। उसका फीडबैक के अंदर जो निगेटिव रिव्यू रहता है उसे वापस सुधारते हैं, फिर वापस उसे बुलाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि भाई ये चीज अब बरोबर हुई क्या। तब तक हम उसको लॉन्च ही नहीं करते। अच्छा और जब वो रिव्यू सब होने के बाद में अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो पॉसिबिलिटी निग्लिजिबल हो जाती है कि वो प्रोडक्ट फेल हो या तो उसके ऊपर कोई निगेटिव रिव्यू आए और उसको चेंज करना पड़े। फिर भी अगर हम देखा जाए तो 100 में से एक आधी कस्टमर तो ऐसा होता ही है जो जिसका टेस्ट कुछ अलग होता है, तो बोलता है कि भैया ये चीज तीखी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मीठी होनी चाहिए, या तो भाई ये चीज मीठी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी तीखी होनी चाहिए। राइट। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर 100 में से 20 लोग भी बोलते हैं तो हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन आज तक ये मौका आया नहीं है, बिकॉज हम लोग R&D और फीडबैक के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद सर रघुवीर मिठाई का फ्यूचर एक्सपांशन प्लान क्या है? मतलब अभी हमें कुछ आउटलेट्स का आपने जैसे बताया कि बाकी भी लाइक हम लोग अमरावती के बाहर भी खोल रहे हैं, जी। तो उसके ऊपर थोड़ा क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस? फिलहाल तो हिमांशु भैया इसके बारे में ज्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि ज्यादा एक्सपेंशन करने का तो हमारा कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं है। ओके लेकिन आने वाले दौर में अमरावती में एक अंदाजन 5 से 6 आउटलेट खुलने की आशंका है। इसमें से 2-3 आउटलेट कहाँ कहाँ खुलने वाले हैं जो मैंने आपको बता दिया कि एक हमारा कैंप पे खुलने वाला है, एक कंवर नगर पे खुलने वाला है और एक कटोरा नाका पे खुलने वाला है। इसी प्रकार 3-4 आउटलेट और खुलने वाले हैं जो कि आने वाले दौर में अमरावती वासियों के लिए गिफ्ट रहेगा। अमरावती के बाहर जाना हमने अभी तक सोचा नहीं है, उसके लिए हम लोग विचार चालू है अभी। ओके और जैसे कि मैंने आपको कहा कि नहीं कहा मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने पैन इंडिया डिलीवरी अभी चालू कर दी है। अच्छा मैं जो QR कोड बता रहा हूँ अभी आपको स्क्रीन पे, इसके अंदर आप यह QR कोड को स्कैन करके आपको पैन इंडिया जहाँ पे भी डिलीवरी चाहिए आप इसके अंदर से ऑर्डर करके
पैन इंडिया डिलीवरी करवा सकते हो। ओके, अच्छा, मतलब अभी लाइक रघुवीर की सांभर वड़ी बाहर भी मिल सकती है लोगों यस, पूरे इंडिया में आपको जहाँ चाहिए वहां मिल सकती है। को? अच्छा, इसकी पैकिंग भी बहुत बेहतरीन रहेगी कि वह प्रोडक्ट आपके तक एकदम सेफ पहुंचे, और डिलीवरी इश्यूज भी हमने सारे सॉल्व कर दिए हैं अच्छा। कि ये डोर टू डोर डिलीवरी हो। हम्म, पहले जैसे कोई हमें पुणे से कहता था कि भाई हमें डिलीवरी चाहिए, तो हम बोलते थे भाई हम बस पे चढ़ा देते हैं, आप लेके जाओ। हम्म, तो वो चीज हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरे दुकान से लेके तो उसके घर तक डायरेक्ट डिलीवरी हो, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, अच्छा, जो कि 90% तक सक्सेसफुल हो चुका है पूरा। ओके। जी। सर, ये पैन इंडिया का अपना वैसे लाइक मीन्स कब शुरू हुआ? जी, पैन इंडिया का जो अभी शुरुआत है, ये 2 या 3 दिन पहले ही हुई है। अच्छा, आज की तारीख जैसे 11/2/2026 है, तो ऐसा समझ के चलिए 7 या 8 तारीख से हमने ये चालू किया। अच्छा। बाकी सर हमें बताइए कि रघुवीर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में आप वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने सीखी है रघुवीर मिठाइया में एंड अभी आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे रघुवीर बिल्डर्स में? यस, बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने हिमांशु भाई। आप मतलब ऐसा तो मुझे लग रहा है कि आप पूरा मतलब हमारा सीक्रेट जान के ही जाओगे आज, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था हिमांशु भाई कि जब मैंने रघुवीर परिवार को ज्वाइन किया, तो मुझे पापा ने मुझे एक ही सीख दी है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये एक सबसे बड़ी सीख है कि मुझे रघुवीर बिल्डर्स में भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सेकंड है कस्टमर ट्रस्ट। Five. कस्टमर ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ना है। ओके, कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम कस्टमर के ट्रस्ट को कभी ना तोड़े, जो उसको चाहिए अच्छे से अच्छा बना के दे हमारे लेवल पे। और तीसरी है किफायती दाम। अमरावती में जैसे आपने देखा होगा, या आप आउट ऑफ अमरावती में आप देखेंगे कि जो रेट बाकी मिठाइयों के हैं उसके मुकाबले अमरावती में रेट काफी किफायती दर पे है। मैं क्वालिटी के बारे में मेरी अच्छी है ये ना बोलते हुए मैं खाली ये कहूंगा कि भाई मेरी क्वालिटी अच्छी है और किफायती दर पे है। Four. बाकी शायद ज्यादा रेट पे आपको मेरी क्वालिटी मिले, मुझे ये बात से शंका है। मुझे नहीं पता कि भाई मैं कितने लेवल पे सच हूँ, इसका तो निर्णय आप लोग ज्यादा अच्छे से ले सकोगे। तो मैं वही लेवल पे काम करूंगा इसके अंदर कि किफायती दर पे अच्छी चीज अमरावती के कस्टमर्स को दे सकूं, ओके, ठीक है। मतलब प्रीमियम और अफोर्डेबल। अफोर्डेबल। राइट सर, बाकी फूड इंडस्ट्री भी लगातार चेंज हो रही है। जी। आई एम श्योर कि जो पहले की जो आपकी जो रघुवीर की मतलब ये कस्टमर एक्सपेक्टेशन और जो अभी की कस्टमर एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी डिफरेंट हो रही होंगे यस दिन ब दिन। यस। तो उसके ऊपर आप क्या बताएंगे? जी, जैसे कि आपने देखा ही है कि कस्टमर आज आज की तारीख में हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया। यस, कॉन्शियस हो गया। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, रघुवीर परिवार पूरा R&D के ऊपर ये कोशिश करता है कि हम किस प्रकार कस्टमर को खुश रख सकते या किस प्रकार कस्टमर की नीड पूरी कर सकते। ओके, इसके अंदर जैसे वो सोचता है कि भी मुझे शक्कर कम से कम खाना है, तो इसके अंदर हमने अंजीर ड्राई फ्रूट करके हमारी एक स्वीट है जो हमने लॉन्च की है। फिर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो है, जो डॉक्टर वेरीफाइड शुगर फ्री पाउडर जो रहता है, इससे हम लोग शुगर फ्री स्वीट्स बनाते हैं, जैसे कि काजू कतली हो गया, मिल्क केक हो गया, सोन रोल हो गया, जो कि शुगर के पेशेंट भी रहे तो खा सकते हैं। अच्छा, तो उनके लिए भी वो एक चीज अच्छी रहती है। उसके अलावा हेल्थ के अंदर भी अच्छा रहता है कि आपको अगर शुगर इंटेक कम करना है तो आप ये स्वीट्स कंज्यूम कर सकते हो। Five. और नाश्ते के बारे में हम अगर कहें तो नाश्ते के अंदर भी जैसे आज के तारीख में कस्टमर ये प्रीफर कर रहा है कि भाई मुझे तेल वाला नहीं खाना है, तो हमने उसके लिए एक डाइट वड़ा पाव लॉन्च किया है, अच्छा, जिसके अंदर जो डाइट वड़ा पाव है आटे से बनता है और बेक रहता है, जिसकी वजह से वो हेल्थी हो जाता है खाने के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक खारी करके एक प्रोडक्ट रहता है जो कि डालडे घी से बनती है। Four. तो पिताजी ने बहुत सारी मेहनत करके, पिताजी मतलब दिलीप भाई जी पोपट, तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके एक देसी की खारी बनाई है, जो कि ऐसा समझ के चलिए भैया, सच्ची बोलता हूँ मैं आपको, 4 साल तक इसके ऊपर R&D हुई हमारी, अच्छा, उसके बाद जाके आज लॉन्च हुई। वाह, 4 साल तक मतलब उसके ऊपर रिकरिंगली हर 2-3 आड़ में हम लोग वो प्रोडक्ट बनाते रहे, आखिर जाके हम उसके ऊपर सक्सेसफुल हुए। ओके, तो हमने उसके ऊपर डालडा घी के बदले अपने देशी की खारी बनाई है, जिससे कि हेल्थ अच्छी रहे लोगों की। और
गिल्ट फ्री वो खा सके। तो लोग कस्टमर बहुत ही पसंद कर रहे हैं इसे, और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है। बाहर गांव से भी कस्टमर्स का बहुत अच्छा प्रतिसाद रहता है देसी घी खारी को। Okay. इसके अंदर हम लोग और एक ट्विस्ट लाने वाले हैं थोड़े दिनों में, कि मैदे के बदले वही खारी हम लोग देसी घी और आटे के साथ बनाए, अच्छा। जिसके ऊपर हमारी R&D चालू है। तो आज का कस्टमर जो है वो हेल्थ के प्रति ज्यादा ध्यान देता है, तो हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं कि आज के कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से पूरी की जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उसके ऊपर हम लोग पूरी तरीके से R&D करके उनकी इच्छाएं और उनकी नीड फुलफिल करने का कोशिश करते रहते हैं। ओके। जी। इसके बाद नरेश भाई एक क्वेश्चन था हमारे लिए, कि अगर आज नरेश भाई अगर 25 के अगर एज के होते हैं तो वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्यों? आ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आ, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहूंगा कि 25 के एज में अगर मैं रहता तो मेरे साथ रघुवीर है कि नहीं है। मतलब मैं, सिचुएशन में नहीं है अभी फिलहाल के stage अच्छा मतलब मैं रघुवीर परिवार का हिस्सा नहीं हूं अभी, मैं एक 25 साल का लड़का हूं, लड़का हो। मुझे क्या चालू करना चाहिए। करेक्ट। मैं आज के यंगस्टर्स को, मतलब आपका यही बोलना है कि मुझे यंगस्टर्स को कुछ तो भी सलाह देना है आपके हिसाब से। मतलब बिजनेस कौन सा स्टार्ट कर सकते हैं Yes, इस स्टेज पे? yes. मैं सारे यंगस्टर्स को इसके अंदर एक ही बात बोलना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यंगस्टर नहीं हूं। ठीक है, जो एकदम यंगस्टर्स है उसको मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस करो, पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते रहते हैं, जो मेरे पिताजी हम तब मुझसे कहते हैं कि भाई तू पैसा कहीं से भी कमा लेगा। आई नो डेट वेरी वेल, यू हैव द एफिशिएंसी, तू पैसा कहीं से भी कमा लेगा। पैसा कमाने के रास्ते बहुत होते हैं, किस रास्ते से तुझे पैसा कमाना है वो इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाने के मेरे हिसाब से दो ही रास्ते हैं, एक गलत रास्ता, एक सही रास्ता। मेरे मुताबिक सही रास्ता जो है उस पर बहुत सारी अड़चने आ सकती है, लेकिन मंजिल 100% मिलेगी। Okay. जो गलत रास्ता है उसके ऊपर अड़चने नहीं आई, लेकिन जो गलत रास्ता है उस पर मंजिल कहां से आएगी। राइट। जब वो रास्ता ही गलत है तो मंजिल पे कैसे लेके जाएगा आपको, नहीं लेके जा सकता। तो मैं आज के यंगस्टर्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो यंगस्टर्स इजी मनी के पीछे भागते हैं, अब वो इजी मनी में मैं कोई भी चीज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि इजी मनी क्या होता है और किस प्रकार आज के यंगस्टर इजी मनी के पीछे जाते हैं। तो इजी मनी के पीछे ना भागते हुए थोड़ा हार्ड वर्क करें, कोई भी काम करें अपनी इच्छा से करें, जिस पे आपका मन लगता है वो करें। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, बिजनेस वो होता है जिस पे आपकी इच्छा हो। अगर आपको बॉडी बनाने की इच्छा है, जिम ट्रेनर बनो, जिम खोलो। अगर आप फूड बनाने में अच्छे हो, फूड बिजनेस में वर्कआउट करो। आपको ड्राइंग पसंद है, आर्ट पसंद है, ड्राइंग करो, टीचरशिप करो। मीन्स मेरा इन शॉर्ट ये बोलना है कि वो काम करो जो आपको अच्छा लगे। आप आपके पैशन को अगर बिजनेस बनाते हो तो आप उसके अंदर अच्छे से काम भी कर पाओगे और उसको आगे भी लेके जा सकोगे और उसके अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी भी कर सको। ओके। बस शर्त एक ही है कि गलत रास्ता चूज ना करो, सही रास्ते पे चलो, सफलता 100% मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। राइट। सो उसके बाद प्रिय सर में बताइए कि आई एम श्योर अभी आप जो स्टेज पर हो, जी। अभी आपको यहाँ पे आपकी टीम से, कस्टमर से काफी सजेशंस आते होंगे कि प्रिय सर आप ये भी कंटिन्यू प्रोडक्ट कर लो, ये मिठाई कर लो, ये कर लो। तो आप फोकस कैसे मेंटेन कर पाते हो इन सभी कि भाई मुझे यही करना है फिलहाल, एक साल तो मैं दूसरे प्रोडक्ट को कुछ हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जी। तो ये फोकस के बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी। जैसे कि हिमांशु भाई, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जवाब दिया था कि हमारा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो बहुत प्रकार की R&D से होके गुजरता है और बहुत प्रकार की टेस्टिंग से होके गुजरता है, उसके बिना वो चालू नहीं होता है। ओके। तो जैसे कि कस्टमर तो
रघुवीर से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है हम्म, कि भाई आप ये भी चालू कर दो सर, आप रेस्टोरेंट भी चालू कर दो, आप थाली भी चालू कर दो, आप पोहे भी बनाओ सवेरे, आप नीला वड़ा भी चालू करो। कस्टमर की डिमांड तो बहुत सारी है, जो कि हर एक चीज फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सी बात हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड पूरी कर सकें, right. लेकिन जब तक हम वो प्रोडक्ट की R&D पूरी नहीं कर लेते हमारे लेवल पे कि भाई ये रघुवीर पे रखने लायक है, तब तक हम वो प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते हैं। तो फिर अब जो जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं उसके ऊपर फोकस की बात रहेगी। अच्छा तो वो भी मैंने आपको कहा है कि हम लोग वो प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रॉ मटेरियल के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस अच्छा रहे हमारा। नया प्रोडक्ट कस्टमर की डिमांड बहुत रहती है, आदमियों की भी सजेशंस बहुत रहते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद है, किस प्रकार पसंद है, कस्टमर फीडबैक लेने के बाद में उसको हाँ, वो प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए। बिकॉज आदमी कोई भी सजेशन दे दे, हाँ, जब तक अगर उसको कस्टमर खरीदेगा नहीं या कस्टमर उसे पसंद नहीं करेगा, हम्म, तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं रहेगा। हाँ, ये तो आप समझ सकते हो। राइट तो इसी तरीके से एक स्टोरी के रूप में मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। हमारे केक्स में एक फ्लेवर है ब्लैक करंट। अच्छा ब्लैक करंट फ्लेवर मुझे जनरली पसंद नहीं है, तो मैंने उसके रेट सबसे कम रखे हुए हैं। अच्छा लेकिन मेरे बहुत से दोस्तों को वही फ्लेवर पसंद है, भले भले ही वो सस्ता हो। अच्छा वो बोलते हैं कि तू इसका रेट सस्ता क्यों रखता है, हमें तो ये फ्लेवर पसंद है और ये इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। राइट तो वही चीज है वापस इसके अंदर कि आपकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रोडक्ट आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, कस्टमर को पसंद आना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग एक जने के डिसीजन पे काम नहीं करते हैं, सब लोगों के सजेशन और फीडबैक लेने के बाद ही वो प्रोडक्ट के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रखता है, इस प्रकार से हम उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। सर दादाजी और पिताजी से जो आपको अगर सीख मिली है, जो एक दो सीख जो भी होगी, वो थोड़ा प्लीज हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। जी, जैसे कि हर एक सवाल के साथ और ऑलमोस्ट सभी चीजों के साथ जैसे मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि जो भी दिया गया है वो दादाजी का ही है और फिर पिताजी का है, जो लीगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाई। तो ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो कि दादाजी और पिताजी के द्वारा मिली है। दादाजी जब थे तब उन्होंने उनके समय में बहुत मेहनत की है। शासन मतलब मैं शायद ही बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पूरे परिवार में, ओपन परिवार में, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उतनी मेहनत की होगी। अच्छा जब मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया तब तो मैंने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया था, इसलिए मुझे ज्यादा कोई सीख दादाजी की तरफ से नहीं मिली। लेकिन फिर भी जो किया गया है या जो भी है आज की तारीख में, वो सब कुछ उनका ही है और उन्होंने ही किया है, ये मैं मानता हूँ। तो उनसे पर्सनल अगर मैं बोलूँ कि मुझे क्या सीख लेनी है, तो मैं ये बोलूंगा कि हार्ड वर्किंग, तो कि उन्होंने जो एक हार्ड वर्किंग की है सर और इतनी हार्ड वर्किंग करने के बाद भी जो उन्होंने जमीन पे रह के, मतलब हम लोग बोलते हैं कि आसमान को छूने के बाद भी पैर उनके जमीन पे ही थे, अच्छा वो चीज उनसे सीखने लायक है। और ये हो गई मेरी दादाजी की बात। सेकंड हो गया मेरा पिताजी की बात। पिताजी मतलब दिलीप भाई की पोपट। जी तो पिताजी से एक सीख या सजेशन हाँ, या मार्गदर्शन हाँ, मुझे ऐसा मिला है जब मैंने मेरा बिजनेस ज्वाइन किया था, हाँ, कि बेटा कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, रघुवीर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, मतलब रघुवीर के प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, आप 2 पैसा ज्यादा मांगो, कस्टमर देगा। हाँ,
लेकिन आप सोचोगे कि भाई मैं कुछ मिलावट करके कर दूं, ऐसा मत करो। Oh. अब ये चीज को बरकरार रखने के लिए आपने जैसे कि देखा भी होगा कि दिवाली में हमारी दुकान 1 बजे बंद हो जाती है, कभी 2 बजे बंद हो जाती है। बहुत सी बार हम लोग कस्टमर को 1 पाव मलाई पेड़े दे पाते हैं, नहीं भाई 1 पाव मलाई के पेड़े के ऊपर हम नहीं देंगे आपको, Oh. क्योंकि हमें भी मालूम है दिवाली के अंदर सभी लोगों को पूजा के लिए मलाई पेड़े की आवश्यकता होती Oh. है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा अमरावती कर की पूजा में रघुवीर का पेड़ा रहे, या उनको रघुवीर का पेड़ा चढ़ाने मिले, या शुद्ध क्वालिटी का पेड़ा चढ़ाने मिले, Oh. वो सोच से हम लोग 1-1 पाव ही देते हैं। अच्छा। हम अगर चाहते हैं तो हमें जितना प्रोडक्शन करना है हम कर सकते हैं। Oh. प्रोडक्शन मीन्स कैसे कि बाहर से खवा लाना और उसे पेड़े बना के देना, अच्छा। जो कि हमारी नियत में ही नहीं। हमें पिताजी ने या मुझे पिताजी ने एक ही चीज सिखाई है कि बेटा मिश्रित पदार्थ या तो मिलावट वाला पदार्थ हमें नहीं बेचता है। Oh. इसके लिए जहां तक हमारे से हो सके, हमसे हो सके, हम ध्यान रखते हैं कि भाई पूरा खवा हम खुद ही बनाए, Oh. ताकि वो खवा बनाने के बाद उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, पेड़ा, बर्फी, Oh. वो सब चीजें मिलावट रहित ना हो, Hmm. मतलब उसके अंदर मिलावट ना हो। Hmm. इसके लिए हमें मेन ख्याल ये रखना पड़ता है कि जितना खवा बना सके हम खुद ही बनाए। इसीलिए हम लोग खुद का ही दूध लेके खुद का खवा बना के ही मिठाई बनाते हैं। तो पिताजी से सबसे मेन चीज यही सीखते मिली कि नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, डू योर गिव योर बेस्ट टू द कस्टमर। बाकी सर, आज रघुवीर परिवार में कितने लोग काम कर रहे हैं? जी, जैसे आप बोल रहे हो कि रघुवीर परिवार, तो रघुवीर परिवार मतलब मैं, मेरा जो स्टाफ है और सभी जो लोग जो है मैं उसको रघुवीर परिवार ही गिनता हूँ। Oh. तो मैं खाली ये नहीं सोचता हूँ कि अगर 100 स्टाफ मेरे यहाँ पे काम कर रहा है तो 100 लोगों का रघुवीर परिवार है। Oh. बिकॉज उन लोगों के काम करने के पीछे या उन लोगों के मेंटल स्टेबिलिटी के पीछे उन लोगों के परिवार का हाथ होता है। Right. तो उसी तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे अगर 100 वर्कर काम कर रहे हैं Oh. और उनकी 4 लोगों की भी फैमिली है, तो टोटल 400 लोगों का हमारा जो परिवार है वो रघुवीर परिवार है। इस तरीके से मैं समझता हूँ, Right. क्योंकि मैं खाली रघुवीर में काम करने वाले स्टाफ को Oh. अपना परिवार नहीं समझता, Right. उसका जो परिवार है उसे भी मैं रघुवीर परिवार के रूप में ही देखता हूँ। सर, स्टाफ हायरिंग के टाइम पे आप जो कैंडिडेट्स है उनमें कौन सा क्वालिटीज देखते हो? मतलब आप हमारा पूरा पर्सनल डाटा लेके ही मानोगे आज। लोगों के सर मेन सवाल है सर ये। अरे ऐसा थोड़ा ना रहता है, आप तो सभी पूछ लेंगे हमको। ठीक है चलो, हिमांशु भाई पूछ रहे तो बताना भी पड़ेगा। जी। स्टाफ हायरिंग के टाइम पे जैसे कि मेनली हम लोग ध्यान रखते हैं कि उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। Oh. सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहता है कि आपने पिछला काम कहाँ किया था। Okay. सेकंड प्रश्न हमारा होता है कि आपने किस फील्ड में काम किया था। Oh. जरूरी नहीं है कि उसने जिस फील्ड में काम किया वो हमारे यहाँ पे भी उसी फील्ड में काम करेगा। हमारे यहाँ पे ऑलराउंडर काम चलता है। Oh. हमारे यहाँ पे हमारे डिक्शनरी में नो नाम का शब्द ही नहीं। Right. यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स इन अवर रघुवीर परिवार। मतलब अगर आप ड्राइवर भी हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ड्राइवर ही कर रहे हैं, ओके। आप ड्राइवरी भी करते हो, आपको बिलिंग भी आते हैं, आप कस्टमर भी संभाल लेते हो, Oh. आप पैकिंग भी कर सकते हो, आप बॉक्स भी बना सकते हो। ओके। मतलब हमारे पास अगर कोई आता है तो वो सब कुछ सीख के जाता है। Okay. मतलब अगर वो हमारे पास आया कभी, रघुवीर परिवार उसने ज्वाइन किया, Oh. तो वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो कोई भी फील्ड पे काम कर सकता ओके। है। इतना हम लोग उसको सक्षम बना देते राइट। हैं। लेकिन प्रश्न हमारा ये नहीं था, प्रश्न हमारा ये था कि हम कोई भी स्टाफ को हायरिंग करने के पहले उसमें क्या क्वालिटीज देखते हैं। हाँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उसने कहाँ काम किया है, किस तरीके का काम किया है, उसने वहां पे क्यों छोड़ा, उसका क्या कारण है, उसका स्वभाव कैसा था। अगर वहां के ओनर के साथ उसकी कोई झंझट हुई
तो हम उसको रखते हैं कि पहले थोड़ा 2 बार सोचते हैं कि झंझट अगर वहां हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है। Okay. झंझट हुई है तो किस बात को लेके हो, वो भी मायने रखता है, क्योंकि हर बार स्टाफ गलत नहीं होता है, Oh. बहुत सी बार ओनर भी गलत होता है। तो हम वो चीज के ऊपर ध्यान रख के थोड़ा उसके बारे में भी सोचते हैं। Oh. उसके बाद हम उसे भी चांस देते हैं कि भाई तेरा जिस तरीके से तेरा ये डिपार्टमेंट रहेगा, तुझे ये कैटेगरी में काम करना है, Oh. ये कैटेगरी में काम करने के लिए तू 7 दिन एक बार हमारे यहाँ पे काम करके देख ले। Okay. हम भी 7 दिन में तेरा काम देख लेते हैं। हाँ. 7 से 15 दिन का एक एवरेज पीरियड रहता है इसके अंदर कि भाई 7 दिन में तू भी हमारा काम देख ले, हम भी तेरा काम देख लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे को परख लेते हैं, Right. तुझे हमारे यहाँ पे सब अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमें तेरा सब कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं। Right. उस बीच वो उस फील्ड में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है वो भी हमें पता चल जाता है। बराबर. बिकॉज एक जो हमारी एक लाइव ऑफिस पे जा रही है, Right. तो उससे एक जो तजुर्बा आया है, तो हम थोड़े से दिनों में उसको पहचान सकते हैं कि वो आगे जाके कितना सीख पाएगा या कितना कर पाएगा। तो थोड़े दिनों में हमें समझ में आ जाता है। तो इस 15 दिन में हम लोग को उसको परख लेते हैं। हम ये 15 दिन में उसको परख लेते हैं कि भी वो किस तरीके से आगे परफॉर्म कर पाएगा, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी काम करने की इच्छा कितनी है, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। Right. तो ये सारी चीजें देख के हम स्टाफ को हायर करते हैं। बाकी सर हमें बताइए कि रघुवीर की जर्नी में मार्केटिंग का कितना इंपॉर्टेंट मेन रोल रहा है उसमें। रघुवीर की जर्नी में मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसको मैं एक किस्से से समझाना चाहूंगा आपको। जी। मैंने भी ये किस्सा सुना ही है, मैंने देखा नहीं है मेरी आंखों की नजरों से, लेकिन बहुत अच्छा किस्सा है, ये मेरे दादा के जमाने का किस्सा है। अच्छा. जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे दादाजी ने सबसे पहले चाय की दुकान चालू की रघुवीर टी स्टॉल के नाम से। तो उस चाय की दुकान में सबसे पहले तो उन्होंने चाय का नाम चेंज कर दिया, अच्छा. जो कि बादशाही चाय था, अमरावती में चल रहा था फेमस नाम। तो उन्होंने वो नाम को चेंज करके खुद की चाय का नाम रखा यादगार चाय। मेरे दादाजी को क्रिकेट का बहुत शौक था। Okay. तो वो जमाने में आपको पता है या पता नहीं होगा कि पहले टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर ये सब जगह पे नहीं होते थे। Okay. मतलब ऐसा समझ के चलिए कि 100 घर में से एक घर में ट्रांजिस्टर होता था वो टाइम पे। अच्छा. तो ऐसे टाइम पे पैसे एक एक पैसा जोड़ के दादाजी ने ट्रांजिस्टर लाया ओके. और उसे दुकान पे रखते थे। दुकान पे वहां उसके अंदर कमेंट्री चालू रखते थे क्रिकेट की, क्योंकि उन्हें बहुत शौक था। Okay. कमेंट्री तो चालू रखते ही थे, उसके साथ साथ वह एक बड़ा सा स्कोर बोर्ड बनाते थे। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर पहले जमाने में एक बोर्ड रहता था, जी. स्कोर बोर्ड रहता था, जिसके अंदर हम लोग रन वगैरह बड़ा तो एक ऐसा पलटाते थे और एक एक नंबर उसके अंदर चेंज होते थे। जी. इस तरीके से उन्होंने बोर्ड बनवाया था कि हर एक बॉल के बाद कितने बॉल हुए, कितनी विकेट हुई, कितने रन हुए, Oh. इसका एक अपडेट उसके अंदर होता था, Okay. जो कि 100 मीटर दूर से भी कस्टमर्स को दिखता था। तो जैसे ही कुछ एक अच्छा माहौल बन जाता था क्रिकेट का, जैसे कि हम बोलते हैं कि आखिरी के जो 4-5 ओवर रहते हैं वो एकदम रोमांच भरे होते हैं। Oh. तो वो टाइम पे जो वो रोमांच भरा एक समा बन जाता था, जी. वो टाइम पे आसपास के 100 मीटर के 200 मीटर के लोग सब जमा हो जाते थे कि भी अब क्या होगा क्या होगा। तो वो टाइम पे लोग चाय भी पीते थे। Oh. अच्छा. तो वो जो चाय पीते थे वो हमारी दुकान की रहती थी। अच्छा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट के भरोसे पे वो चाय पीते थे। Oh. अब कैसा है ना, वो चीज के भरोसे वो एक बार चाय पिएगा। Oh. हमारे ही बाजू में 3-4 चाय की दुकान और भी थी आजू बाजू। अच्छा. तो ऐसा नहीं है कि भी वो बाजू से चाय पिएगा तो हम तेरे को स्कोर नहीं देखते देख, ऐसा तो होने वाला नहीं है और ये कर भी नहीं सकते हम लोग। लेकिन वो तो कस्टमर चॉइस पे डिपेंड है कि आपको कहाँ की चाय पीना है। Pause. राइट. पहली बार हम लोग चाय पिला सकते हैं, हाँ. लेकिन दूसरी बार तो वो खुद की चॉइस से आएगा कि उसको कहाँ की चाय पसंद आई। तो दादाजी की भी एक मेहनत थी उसके अंदर, दादाजी के कुछ नुस्खे थे उसके अंदर चाय में, जिसकी वजह से हमारी चाय और सुप्रसिद्ध हुई। और ये एक जो झूने तरीके का हम एडवर्टाइजमेंट का तरीका बोलेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत कारगर साबित हुआ वो टाइम पे। उसके बाद जैसे पिताजी ने मिठाई की दुकान चालू की, Oh. तो मिठाई की दुकान के अंदर
गणपति वगैरह जो रहते थे उसके अंदर हम लोग होर्डिंग लगाते थे, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्यौहार वही मनाया जाता है जो मैं देखता हूँ। राइट। तो गणपति के अंदर होर्डिंग्स लगाना, जहाँ पे पब्लिक ज्यादा आती है, अम्बा देवी वगैरह आती है, वहां पे होर्डिंग्स लगाना। फिर जैसे हमने केक का चालू किया, शुद्ध शाकाहारी केक पेस्ट्री का चालू किया, तो उसके अंदर हमने 3 महीने तक, एक अप्रोक्सीमेट 3 महीने तक 500 रुपए के ऊपर 2 पेस्ट्री फ्री, इस तरीके से हमने एडवर्टाइजमेंट की। तो हर एक प्रोडक्ट लॉन्चिंग के ऊपर हमने कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट की है। जैसे अभी भी आप देखेंगे तो हमने एक मतलब मेरे छोटे भाई ने, जिसका नाम मोहित पोपट है, जो कि नरेश भाई पोपट का लड़का है, उसने अभी नेचुरल आइसक्रीम बनाई है। ओके। नेचुरल आइसक्रीम मीन्स जिसके अंदर नो प्रिजर्वेटिव और नेचुरल फ्लेवर्स है, तो वैसी आइसक्रीम उसने अभी बनाई है, राइट। जिसके प्रचार के लिए या जिसके एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग बहुत सी जगह पे उसको फ्री सैम्पलिंग करते हैं। फिर रघुवीर का भी 1000 रुपए का माल आपने लिया तो उसके ऊपर फ्री कूपन देते हैं आइसक्रीम के। ओके। तो इस तरीके से हम कुछ एडवर्टाइजमेंट के रूप में रघुवीर में ब्रांडिंग करते हैं, जिसका सपोर्ट हमें और जिसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है हमें हर दफा। राइट सर। अरे सॉरी, माफी चाहता हूँ। मेन चीज एडवर्टाइजमेंट का जो है वो तो मैं बोलना भूल ही गया। आज के नवयुग में, मतलब आज के इलेक्ट्रॉनिक्स दौर में जो ग्रो करो का मुझे सपोर्ट मिला है, सॉरी माफी चाहता हूँ, जो मेन पॉइंट मेरा रह गया वो भी बहुत अ, मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे उसके लिए कि जिसको मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके का उनका सपोर्ट मुझे मिल रहा है। ग्रो करो का एक जो काम करने का तरीका है वो एकदम यूनिक है। मतलब जो मैं देखता हूँ कि बाकी जो सोशल मीडिया हैंडलर्स वगैरह है वो वही करते हैं जो ओनर बोलता है। मतलब अगर कोई ब्रांड का ओनर है वो बोलता है भैया ऐसा करना है तो वो वैसा करता है। लेकिन ग्रो करो खुद की आइडियाज लेके मेरे पास आता है कि सर हमने ऐसा करना चाहिए, सर हमने ऐसा करना चाहिए। बहुत सी बार तो मैं मना करता हूँ, सर अभी बहुत हो गया, भाई अभी बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं करता है। राइट। लेकिन उन लोगों के आइडिया खत्म ही नहीं होते। तो उन लोगों का भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभी, और रघुवीर को इसके अंदर बहुत सारा योगदान ग्रो करो का भी बन रहा है। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर, आपकी जर्नी में फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रहा है? मेरी जर्नी में फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है मेरे स्वर्गीय भाई रोहित भाई जी पोपट, उनका रहा है। क्योंकि उनके गाइडेंस के बिना मैंने कभी बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोर्स किया ही नहीं होता। ओके। उनके वजह से ही मैं जो भी हूँ और जो भी मैं कर पाया हूँ, और जो भी मैंने बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोर्स किया वो सिर्फ और सिर्फ रोहित भाई जी पोपट की वजह से किया। ओके। उसके बाद जस्ट मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मैंने बेकरी और कन्फेक्शनरी का कोर्स करके आया था, तो मैंने वो चालू किया। तो आप भी समझ सकते हो कि अगर कोई चीज हम नहीं चालू करते हैं तो हमें हमारा 100% टाइम उधर देना पड़ता है, हमें हमारा 100% टाइम वहां देना पड़ता है। तो वो टाइम पे जो मेरी वाइफ ने मुझे समझा कि नहीं भाई, नया प्रोजेक्ट है, नई सब चीजें हैं, आपको पूरा टाइम वहां पे देना पड़ेगा, तो उसने भी बहुत सारी चीजों में समझ के मुझे सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। राइट। और बाकी सब चीज में जो पिताजी का गाइडेंस रहा है वो तो आपको मैंने बोला ही कि भाई पापा के गाइडेंस के बिना तो सारे बिजनेस अधूरे हैं, उनके मार्गदर्शन के बिना सारे बिजनेस अधूरा है मेरा। राइट। क्योंकि कैसा है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट हम चालू करेंगे तो आज चलेगा कि नहीं चलेगा। वो सोचते हैं कि आज ये प्रोडक्ट मैं चालू करूंगा तो मुझे 4 साल बाद इसके साथ क्या करना है, वो इतना आगे का सोचते हैं। हम जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई आज मैंने प्रोडक्ट चालू किया तो आज कितना बेच लूंगा, या 1 महीने के अंदर कितनी ग्रोथ कर लूंगा। उनकी सोच ये रहती है कि आज मैंने केक चालू की, या आज मैंने केक चालू किए तो मुझे 4 साल बाद 6 साल बाद और इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग टर्म विजन रहता हूँ। यस, एग्जैक्टली। जो कि हमारे यंगस्टर्स में बोलेंगे, या हमारे यंगस्टर्स में कहेंगे, या हमारे
मेरी जनरेशन में कहेंगे तो हम लोग उतने आगे का नहीं सोचते, हम लोग खाली ये सोचते हैं, हाँ ये चालू करना है, चल चालू करने देखेंगे। उनका जो विजन है वो देखेंगे नहीं, पहले देख क्या होगा, Correct. आखिरी से आखिरी क्या खराब होगा, पहले वो सोच, उसका सोल्यूशन निकाल, Oh, right. फिर उसके ऊपर वर्कआउट कर। Oh, इसलिए हमारे फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वहां पे, oh, जो कि उनके गाइडेंस के बिना सब कुछ अधूरा रहता। oh. बाकी सर मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? आ, देखो मम्मी का तो ऐसा रहता है कि मम्मी के बिना तो सभी सभी चीजें अधूरी रहती है। हमारी कोई भी सक्सेस में हम लोग कभी मम्मी का नाम ही नहीं लेते, Oh, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपने ये गलती का मुझे एहसास कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी नाम लेना भूल गया था। हम्म। एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस के अंदर भले ही मम्मी का कोई रोल नहीं रहा या उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया, लेकिन आज के तारीख में हम जो भी है, हम जो मेंटल स्टेबल है, हमारी हेल्थ है, oh, या हम जहां भी है, उन सभी चीजों की कड़ी, oh, या हम कहेंगे कि उन सभी चीजों को जोड़ने वाली कड़ी, oh. वो माँ है। Right. माँ के बिना तो ऐसा समझ लो घर में शर्ट भी नहीं मिलता, माँ के बिना घर में शर्ट भी नहीं मिलता, Yeah. तो सुख कहाँ से मिलेगा। Oh, तो जो सब कुछ मिलना है वो माँ की वजह से मिलना है, oh. और हमेशा अपनी माँ को बहुत प्यार करना चाहिए सब चीजों के लिए। लाइक सर हमें बताइए कि आपकी जर्नी का टफेस्ट फेस कौन सा था? जी, वैसे देखा जाए तो मैं मेरी लाइफ में कोई भी पार्ट को वैसे कोई टफेस्ट नहीं समझता, Hmm. बिकॉज सभी पार्ट अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंटली टफेस्ट थे। Okay. हम उसको टफेस्ट समझते हैं, Hmm. हमारी मेहनत समझते हैं, हमारा श्रम समझते हैं, सब एक ही प्रकार की चीजें हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे सिलेक्ट करना पड़े, या आप कहें कि मुझे एक चीज ऐसी बताओ कि जो सबसे टफ गई आपको, तो इसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मेरा जो बेकरी एंड कन्फेक्शनरी करने का जो डिसीजन रोज बाई थ्रू लिया गया था, Wait. उसके लिए मैं जो मुंबई गया, Oh, वहां पे मुझे बहुत दिक्कतें गई। अच्छा। जैसे कि मुझे खाने पीने की बहुत दिक्कतें जाती थी, मुझे पैसे कम पड़ते थे। right. वो टाइम की दो चार चीजें जो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा खुल के, जो कि आज के यंगस्टर्स में बहुत कम पाई जाती है, और मैं यंगस्टर्स को कहूंगा कि वो चीजें उन्होंने करनी चाहिए, कोई भी चीज से शर्माना नहीं चाहिए। Oh, अब वो टाइम में जब मुझे पिताजी 3,000 रुपए भेजते थे, got it. तो मुझे पैसों की जरूरत रहती थी वो टाइप पे। मेरे बहुत सारे खर्चे रहते थे जो पूरे नहीं हो पाते थे, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का ही खर्चा मिनिमम 1,500 से 2,000 रुपए रहता था। अच्छा. तब उसके बाद 1,000 रुपए बचने के बाद मैं क्या खर्चा करूंगा और क्या नहीं करूंगा, आप समझ सकते हो। Hmm. तो पैसे की पूर्ति करने के लिए मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करता था, अच्छा. जिसके अंदर वेटरशिप भी आ गई। Okay. कैटरिंग के अंदर जो टेम्परवरी बॉयज होते हैं, Oh, जो कैटरिंग के अंदर जाते हैं और सर्विंग करते हैं, oh, पानी पिलाते हैं, ओके। हम लोग जो बोलते हैं जो सूट वूट पहन के ऐसा पानी पिलाते हैं कैटरिंग में, oh, मैंने वो भी काम किया। got it. मैंने बेकरी के अंदर झाड़ू पोछा करने का भी काम किया। अच्छा. जब मुझे कुछ सीखना है अगर बेकरी में जाके, तो वो शेफ मुझे डायरेक्ट सिखाएगा नहीं, Oh, वो पहले मुझे बोलेगा चलिए साफ कर, चलिए जमीन साफ कर, चलिए टेबल साफ कर, जा ये चक्कू धो क्या, जा ये मोल्ड हो। got it. तो अगर मैं तब उसको बोलूंगा कि मैं नहीं करूंगा, मैं बहुत बड़े घर से हूँ, Oh, तो वो मुझे कुछ भी नहीं सिखाएगा। तू बहुत बड़े घर से है ना, जा फिर तेरे खुद से सीख ले। got it. तो अगर आपको किसी के हाथ के नीचे कुछ सीखने की इच्छा है और आप किसी को गुरु बना रहे हो, Oh, तो वो टाइम पे गुरु जो बोलेगा वो करो। oh, आप वो मत सोचो कि ये काम, छोटा या बड़ा? हाँ यस सॉरी मुझे शब्द नहीं मिल रहा था इसका, oh, कि ये काम छोटा है कि बड़ा है। oh, आजकल की जो यंगस्टर्स रहते हैं वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई मैं कैसे झाड़ू मारूं,
मैं कैसे पोछा मारूं, या मेरे लेवल का नहीं है मेरे काम। लेवल का काम नहीं है। यस, ये पॉइंट था उसके लिए जो मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा मत सोचो कि ये काम मेरे लेवल का नहीं। अगर आप कोई चीज की शिक्षा लेने गए हो, आपने किसी को गुरु बनाया है, तो वो गुरु आपसे कुछ भी काम करवा सकता है। Right. और वो ताकत रखो कि वो जो बोले वो करो, तो ही वो आपका उसका खुद का 100%, मतलब गुरु का वो 100% आपको सिखाएगा। Oh. अगर आप सोचो कि आप उसको बोलो कि नहीं सर ये मेरे लेवल का काम नहीं है, Oh. तो वो भी आपकी लेवल डिसाइड कर देगा कि आपकी लेवल क्या है और आपको कितना काम सिखाना है। Oh. अगर आप सब कुछ काम करते हो, Oh. अगर आप सब कुछ काम करते हो, तो वो भी अनलिमिटेड काम आपको सिखाएगा। Oh. उसको जितना आता है उतना सिखाएगा। Oh. बल्कि वो आपको 2 सजेशन भी देगा कि बेटा ये चीज मेरी अच्छी नहीं है, तो इससे सीख ले। Oh. Right. तो इस चीज का फायदा मुझे तब भी मिला था Hmm. कि मैं सभी काम करता था और पैसे कमाने के लिए छोटी से छोटी चीज करता था। Oh. तो वो मेरा सबसे टफेस्ट पीरियड रहा, जो मेरे 2 साल गए, Oh. 2 ढाई साल 3 साल जो पीरियड हम बोलेंगे, Okay. तो वो कम पैसों की वजह से जो मुझे बहुत सारी चीजों में सरवाइव करना पड़ा। Oh. मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है ये चीज को लेके कि भाई मेरे पिताजी ने वो टाइम पे मुझे पैसे क्यों नहीं दिए या क्यों मुझे पैसे नहीं दिए गए। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ऐसा कुछ। Oh. मैं तो इनडायरेक्टली ये अभी ऐसा लगता है कि भाई मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने ये काम किया और मेरी शर्म गई। नहीं तो शायद आज मैं भी वही लेवल पे होता कि पापा ये मेरे लेवल का काम नहीं है, Right. है ना, मैं ये नहीं करूंगा। Oh. आज भी अगर मुझे या मेरे घर में या मेरी दुकान पे कोई गेस्ट आता है या कुछ है, तो मैं प्लेटा उठाने में भी नहीं शर्माता हूँ। Oh. मुझे शर्म नहीं, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर आया हूँ। Oh. लेकिन वही अगर आप मेरे बच्चे को बोल दोगे तो वो नहीं करेगा, Oh. क्योंकि उसने डायरेक्ट ऊपर देखा है, उसने नीचे नहीं देखा है। Oh. तो बस मेन चीज यही है कि मेरा जो टफेस्ट पीरियड था वो मैंने आपको समझाया Right. शॉर्ट पे। Oh. सर एक्चुअली हमारे रिसर्च टीम ने थोड़ा रिसर्च किया आपके ऊपर, जब तब हमें एक बात सामने आई कि आपने होटल ताज पर भी काम किया है। उसके जी बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी जी जी, मैं मेरी शायद डिस्कशन के अंदर ये बात बताना आपको भूल गया। Oh. जी, तो ये किस्सा ऐसा था कि जब मैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए मुंबई चेंबूर कॉलेज, स्वामी विवेकानंद कॉलेज चेंबूर Okay. में गया था, तो इसके अंदर कैसा रहता है कि जैसे हम लोग हमारा एक 6 मंथ का 8 मंथ का कोर्स होने के बाद में हम एक अप्रेंटिसशिप के लिए भेजते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या रहता है कि ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, Okay. इन शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज डिसाइड किया जाता है कि आप, जैसे उन्होंने 6 महीना हमें सिखाया, तो उनके हिसाब से भाई कौन से स्टूडेंट कौन से कैटेगरी में बैठ रहे हैं, ओके ए प्लस, Oh. बी प्लस। ओके Category. तो उसके उसमें मेरा जो नंबर लगता था वो ए प्लस में लगता था वो टाइम। Okay. तो उसमें जो जो स्टूडेंट ए प्लस के अंदर आता था उसे ताज के लिए रिकमेंड किया गया। अच्छा फिर दूसरे जो ए वाले थे उनको दूसरे होटल्स के लिए रिकमेंड किया गया था। फिर जो और बी थे, बी प्लस थे, उनको अलग अलग होटल्स के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। Oh. तो इसी प्रकार जब मैं ए प्लस में था, तो मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए ताज सेट्स पे भेजा गया था, Oh. जहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा कि जब आप किसी को गुरु बनाते हो तो आपने सब काम करना चाहिए। ओके तो मैंने वहां पे सब कुछ किया। Oh. वहां पे बर्तन धोने से लेके तो केक बनाने तक Okay. मेरी पूरी जर्नी नीचे से लेके ऊपर तक उन्होंने परखी है। Okay. और वहां पे भी वो लोग हमें एक मार्क्स दे के वापस भेजते हैं स्कूल में कि भाई इसने यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस बताया। Okay. उसमें भी मुझे सभी चीजों में 10 आउट ऑफ 10। अच्छा ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और बहुत बड़ा अचीवमेंट था वहां पे। अच्छा जी। राइट। बाकी सर होटल ताज के बारे में क्या सीखने को मिला आपको, कि उनका कोई अगर आपने लर्निंग बताना चाहे तो जी ताज में काम करके। जी जी जी,
होटल ताज के अंदर जैसे मैं काम करने गया था और मैंने वहां पे जैसे ट्रेनिंग ली, तो वो उसी टाइम का इतना एडवांस किचन था जो कि हमारे सोच के परे है। अच्छा। मतलब जो चीज हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आज हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो चीज वो आज से 15 साल पहले अप्लाई कर रहा था। अच्छा। उतना एडवांस किचन उसका था तो सभी चीजों के मामले में। हेल्दी प्रिकॉशंस, हाइजीन, क्लीनिंग, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, स्टाफ फूड, ओ स्टाफ हेल्थ, अच्छा। स्टाफ क्लोथ्स, वॉशरूम्स, एवरीथिंग। अच्छा। मतलब मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि सोच के परे था वो किचन। हम अगर सोचे कि भाई वो चीजें आज अमरावती में कौन से किचन में हो रही होगी, ओ या कौन सा किचन या कौन सा होटल इंडस्ट्री अमरावती की वो हॉस्पिटैलिटी या वो हाइजीन मेंटेन कर रही होंगी, ओ तो उसमें एक रघुवीर का ही नाम आएगा। ओके। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इतनी हाइजीन और इतनी सारी चीजें कोई मेंटेन कर रहा होगा। बिकॉज मैं वहां से सीख के आया हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहां पे क्या क्या होता था। तो इसलिए वही सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा हमारे रघुवीर के प्रोडक्शन में या तो सेल्स में मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके। एक आपको कोई अगर रिस्की डिसीजन लेना पड़ता है तब आप डेटा पे भरोसा करते हो या कोई जो आपका पास का एक्सपीरियंस है उसके ऊपर? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हिमांशु भाई। ये भी आपका पिटारा बहुत बड़ा है, और एक एक पिटारे में से एक एक प्रश्न जो आप निकाल के लाए हो जी। वो बहुत चुन चुन के लाए हो आप। इसका जवाब बहुत अच्छा देना चाहूंगा मैं हिमांशु भाई आपको। जी। जैसे कि आपने मुझे कहा कि आप डेटा पे भरोसा करोगे कि पास्ट एक्सपीरियंस पे। पांच एक्सपीरियंस पे, बरोबर है। राइट। आपने इसके अंदर और एक प्रश्न पूछा मुझे कि भाई रिस्क। जब रिस्की डिसीजन लेना होता है करेक्ट। तो वो टाइम पे आप पास्ट एक्सपीरियंस देखते हो या जो पिछले नंबर है डेटा है अपने पास उसके ऊपर देखते करेक्ट। इसके अंदर ऐसा है कि हमारा कोई भी डिसीजन कभी भी रिस्की नहीं होता है। हो? ओके। मैंने आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू या तो हमारी सब अभी सब जो चर्चा हुई उसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। जी। मेरे पिताजी एक ही चीज समझाते हैं हरदम मुझे, बिजनेस आप जो भी करो, एक दो तरीके रहते हैं इस पे, एक तो सही एक तो गलत। ओ मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि गलत तरीका कोई भी यंगस्टर ने चूज नहीं करना चाहिए। राइट। 50% रिस्क वहां खत्म हो गई आपकी, क्योंकि मैं गलत रास्ता चूज नहीं करता हूँ। गलत रास्ता मीन्स इजी मनी। गलत रास्ते को मैं इजी मनी का नाम दूंगा, ठीक है। राइट। इजी मनी जहां पे भी आता है वहां पे रिस्क टेकिंग ज्यादा हो जाता है। ओके। हम लोग उसी सेक्टर में डिसीजन लेते हैं जहां पे भले प्लस होने की संभावना कम हो, ओके। लेकिन माइनस ना हो कम। अच्छा। करेक्ट। थोड़ा सर जैसे कि एग्जांपल बता पाएंगे हाँ कुछ? जी, जैसे कि 100 रुपए के 100 भी रुपए रहे चलेगा, ओ लेकिन 99 ना हो कभी। ओके। जैसे कि जो अभी इजी मनी के आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं और इजी मनी के जो तरीके हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा 100 के 200 कर लो, ओ 6 महीने में 100 के 400 हो जाएंगे। ओ तो आजकल का जो यंगस्टर्स है वो सब उसके अंदर ही फंसते जा रहा है। शॉर्टकट के ऊपर है। यस, शॉर्टकट के ऊपर। ओ फिर वो 100 गमा देता है। ओ बहुत सारी चीजें होती है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे अभी। राइट। अगर उसके ऊपर जाएंगे तो वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। लंबा टॉपिक। राइट। हम खाली रेफ चेकिंग क्या हम लोग नहीं करते उसकी बात कर रहे हैं। जी। तो जैसे कि हम वो लाइन पे नहीं जाते जहाँ पे इजी मनी है। अगर इजी मनी के ऊपर नहीं जाएंगे तो आधा तो आपका डिसीजन जो रिस्क टेकिंग का है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। राइट। दूसरी चीज, हम लोग एक्सेप्ट करके चलते हैं कि हमारे 100 के एक बार का 102 हुए चलेगा, 104 नहीं हुआ चलेगा। मीन्स 4 पैसे मत कमाओ, 2 पैसे कमाओ तो भी चलेगा, लेकिन माइनस नहीं जाना है। बॉस को। राइट। ये फंडामेंटल के ऊपर आप अगर आप काम करते हो तो कोई भी डिसीजन आपका रिस्क टेकिंग नहीं रहेगा। राइट। इसलिए डिसीजन लेने में हमें दिक्कत नहीं जाती है, ओके क्योंकि हमारा कोई भी डिसीजन एज पर रिस्क टेकिंग के हिसाब से नहीं रहता है। सर उसके बाद हमें बताइए कि आपके लिए सबसे पावरफुल मोटिवेशन क्या है? उसमें मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा। ग्रोथ, सेकंड कस्टमर लव और तीसरा फैमिली लेगेसी। इसको आप इंटरली करके थोड़ा बताइए। हिमांशु भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी आपका।
इसका जवाब भी मैं बहुत अच्छे तरीके से देना चाहूंगा, वाह, थोड़ा घुमा फिरा के देना चाहूंगा, जी। समझिए आप ये जवाब को अच्छे से। तो जैसे कि मैं फैमिली लीगेसी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ओके, जैसे कि मेरे पास्ट सारी बातों में मैंने आपसे कहा कि फैमिली लीगेसी क्या है। मेरी फैमिली लीगेसी मेरी है प्योरिटी ओ, एंड कस्टमर का ट्रस्ट। ओके, जो मुझे पिताजी ने बोला है कि भी प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप अगर प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो कस्टमर का ट्रस्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, अगर मैं फैमिली लीगेसी के साथ चलता हूँ हरदम, जो कि मैं चल भी रहा हूँ और उसी के साथ चलूंगा, सर, तो बाकी की जो दो चीजें हैं आप जो बोल रहे हो, जैसे कि आपने क्या कहा था, ग्रोथ और कस्टमर लव। ग्रोथ और कस्टमर लव, अगर मैं मेरी जो फैमिली लीगेसी है वो अगर मैं लेके चलता हूँ तो 100% ग्रोथ मिलना ही है। राइट, उसके अंदर नो डाउट, मतलब 0.1% भी चांसेस नहीं है कि ग्रोथ ना मिले। वाह, सेकेंडली, अगर आप प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हो, कस्टमर लो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। राइट। तो मेरा प्रेफरेंस हरदम फैमिली लीगेसी के ऊपर रहेगा हम्म, कि अगर आप फैमिली लीगेसी के ऊपर ध्यान देते हो तो बाकी दोनों चीजें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ओके, मतलब अगर आपका जवाब आपको मिल गया होगा तो मैं तीनों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे रहा राइट, तीनों मेंटेन करके चलते हूँ। हैं। यस। राइट, उसके बाद सर हमें बताइए कि आपके लिए वेल्थ का मतलब क्या है? सिर्फ पैसा या उसके अलावा भी कुछ? जी हिमांशु भाई, वेल्थ का मतलब खाली पैसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। ओ, पैसा तो आप कोई भी तरीके से कमा सकते हो। पर, अच्छा पैसा मीन्स अच्छी तरीके से पैसा कमाया गया पैसा हम्म, वेल्थ होता है। हम्म, और दूसरा आपका स्वास्थ्य। हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि करेक्ट। पैसा किस तरीके से कमाया गया है, उसी तरीके से आपकी हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है वेल्थ के अंदर। ओके, अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी महत्वपूर्ण नहीं है, राइट। मतलब तो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब आपके पैसों के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपने डेली रूटीन में ध्यान देना चाहिए। ओके। इसके अंदर मैं थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ अभी, लेकिन मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरीके से इसका ध्यान करूंगा और उसके ऊपर वर्कआउट करूंगा। राइट, बाकी सर अमरावती वासियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रघुवीर परिवार की तरफ से? अ, अमरावती वासियों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जिस प्रकार, अच्छा वहां देख के बोलूं, वापस करते हैं। ठीक। सर आप अमरावती वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे रघुवीर परिवार की तरफ से? जी हिमांशु भाई, मैं अमरावती वासियों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने उनका प्यार और भरोसा हमारे पे बनाए रखा है, उसी प्रकार आगे भी उनका प्यार और भरोसा हमारे पर बनाए रखिए। और हम जिस प्रकार अभी रघुवीर बिल्डर्स में भी शामिल हुए हैं, तो आपका प्यार और भरोसा हम उस फील्ड में भी चाहते हैं और हम पूरा भरोसा देते हैं कि आपके भरोसे पे हम वहां भी खरे उतरेंगे। धन्यवाद। सर भी अपन शो के आखिरी स्टेज पे है, जी। जिसमें हम लोग एक एक्टिविटी प्ले करेंगे आपके साथ, रैपिड फायर क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनका सिंपली क्वेश्चन रहेंगे तो नहीं दूंगा भाई। पूछिए पूछिए, चलो बोलता हूँ। सो सर आपका फेवरेट रघुवीर प्रोडक्ट? वैसे देखा जाए तो रघुवीर के सारे ही प्रोडक्ट मेरे फेवरेट है, लेकिन अगर मेरे बचपन के फेवरेट में से गिना जाए तो कचौरी मेरी, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि गुजराती में बोलते हैं मनती वालू, हम्म, मतलब सबसे प्यारा जो प्रोडक्ट है मेरे लिए वो है कचौरी, कचौरी। जो मुझे बचपन से बहुत पसंद राइट। सर रघुवीर को एक वर्ड में लाइक डिस्क्राइब कीजिए। है। रघुवीर को अगर एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना है तो बहुत मुश्किल है, तो भी अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो मैं मिनिमम दो वर्ड बोलना चाहूंगा ठीक है। कि प्योरिटी एंड क्वालिटी। ओके। सर आपकी जर्नी का प्राउडेस्ट मोमेंट?
इसे थोड़ा मैं लंबा खींचना चाहूंगा, जी बिकॉज मेरा जो एक प्राउडेस्ट मोमेंट है वो मेरे दिल को छुआ हुआ है। अगर मैं वो आपको चोरी के थ्रू नहीं समझाऊंगा तो शायद मुझे नहीं मजा आएगा। सर प्लीज शेयर कीजिए। यस। इसके अंदर ऐसा है कि जब मैं, जैसे कि आपने मुझे तब कहा कि ताज के अंदर जब मैं काम करने गया था या ट्रेनिंग लेने गया था, तो वो ट्रेनिंग के हमें कुछ पैसे मिलते थे। ओके जैसे मुझे वो टाइम पे ट्रेनिंग के 500 रुपए पर मंथ मिलते थे। ओके तो वो टाइम पे मेरा जो पहले, मतलब मेरी जिंदगी की पहली कमाई जो हम कहेंगे 500 रुपए, राइट उस कमाई से मैंने मेरी दादी को, ओ स्वर्गीय लीलाबेन मंगलजी भाई पोपट को, एक साड़ी लेके दी थी, ओके जो कि मेरे दादा गुजरने के बाद उन्होंने डार्क कलर पहनना बंद कर दिया था। अच्छा मुझे तो, मैं तब उतना छोटा था कि मुझे इतना समझ नहीं आती थी, तो भी मैं मेरे हिसाब से साड़ी लेके आ गया था। राइट तो भी मेरे प्यार के खातिर उन्होंने वो साड़ी पहनी, ओके और उन्होंने बहुत बार पहनी, ऐसा नहीं कि एक बार पहनी। अच्छा और वो हर बार बोलते थे मुझे, बेटा तू ये साड़ी लाया इसलिए मैंने पहनी। ओके पहले उन्होंने पहनने से मना कर दिया था कि बेटा मैं ये नहीं पहन सकूंगी, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं मेरी पहली कमाई से आपके लिए साड़ी लाया हूँ, तो वो बात उनके भी दिल को छू गई। राइट और वो जो एक दादी का एक जो प्यार था, और दादी की जो एक रिस्पेक्ट थी, और दादी का एक जो लगाव था, वो अलग ही था वो टाइम पे, राइट जो कि भूलना नामुमकिन है। और मेरे लिए वो मेरी जिंदगी का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट आपका सर फेवरेट फेस्टिवल। है। फेवरेट फेस्टिवल मेरा दिवाली है, ओके बिकॉज होली के अंदर हम देखते हैं कि भाई पूरी अमरावती खराब हो जाती है। ओके दिवाली के अंदर पूरी अमरावती जो जगमग उठती है। अमरावती नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं हम लोग। राइट होली के अंदर पूरी हिंदुस्तान खराब हो जाती है, और वही दिवाली के अंदर पूरा हिंदुस्तान जगमगा उठता है। ओ तो मुझे जो शाइनिंग चीजें हैं वो ज्यादा पसंद है। वो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे दिवाली सबसे ज्यादा पसंद है। राइट ठीक है। उसके बाद देश भाई की फेवरेट कार या अभी कुछ लेने के प्लान अरे वो भी शेयर कीजिए। हिमांशु भाई, आपने तो हमारे दुख के रख पे हाथ रख दिया। देखिए, अगर कार की बात आती है तो मैं एक वर्ड में या एक कार से कभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ओके और ना ही कभी सेटिस्फाइड रह सकता हूँ। कोई भी कार, ओ सभी मेरी फेवरेट है। ओके आप कार बोल ही नहीं सकते, कार्स। आपको एस लगाना पड़ेगा उसके आगे, कार्स। बाकी सर लाफी का भाई रघुवीर में हम अमरावती वासी को सर अलग क्या दे रहे हैं इस बार। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन हिमांशु भाई। ला फीका भाई रघुवीर जो है वो, वहाँ ला फीका भाई रघुवीर जो है वहाँ मेरे छोटे भाई मोहित पोपट, मोहित नरेश भाई पोपट, मतलब पिताजी के छोटे भाई नरेश भाई पोपट के लड़के मोहित पोपट के द्वारा चालू किया जा रहा है, ओके जो दशहरा मैदान स्थित रघुवीर के ऊपर चालू हो रहा है। ओके यह ला फीका भाई रघुवीर के अंदर ऑथेंटिक फूड, जैसे कि लेबनीज, पर्शियन, ओके मंगोलियन, चाइनीज, ऑथेंटिक चाइनीज, नॉट रेगुलर चाइनीज। ओके फिर हम इंडियन भी बोलते हैं तो एक अलग प्रकार का इंडियन फूड सारा आपको उसके अंदर मिलेगा। ओके तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं अभी, अब एक तरीके से देखा जाए तो ये एक ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अमरावती वालों को एक कोई चीज नवी देनी चाहिए। राइट जिस तरीके से अमरावती की एक डिमांड थी कि भाई रघुवीर ने हमें एक रेस्टोरेंट देना चाहिए, रघुवीर ने हमें एक रेस्टोरेंट देना चाहिए, तो हम लोग रघुवीर के नाम से या रघुवीर ब्रांड से सिमिलर हम अमरावती वासियों को रेस्टोरेंट के रूप में क्या लेवल का फूड दे सकते हैं, वो हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
Okay. अब ये खाली फूड में ही नहीं, एम्बियंस भी आप अगर वहां का देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको अमरावती के अंदर ये लेवल का एम्बियंस कहीं पर भी देखने मिलेगा। Okay. इसकी खास बात ये है कि हम लोग ऑलरेडी प्योर वेजिटेरियन में ही है, Right. और रेस्टोरेंट के अंदर भी हम लोग खाली प्योर वेजिटेरियन में ही काम करने वाले हैं। Okay. इसके अलावा वहां पे जो हमारी नेचुरल आइसक्रीम है Oh. वहां भी रहेंगी, और कैफे भी रहेगा पूरा, Okay. अलग अलग टाइप की कॉफीज, शेक, लाटेज Hmm. और डेजर्ट। Okay. आपको हर एक चीज के अंदर ऑथेंटिक और प्रीमियम चीज वहां पे देखने मिलेगी। Okay. बाकी सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि रघुवीर परिवार की जर्नी में जो महिलाएं जुड़ी है आपके साथ, उनका कितना सहयोग था, वो प्लीज हमें बताइए। यस, हमारे बिजनेस के अंदर महिलाओं का बहुत अच्छा सहभाग रहा है। जैसे कि मेरे पिताजी की दो सिस्टर्स हैं, एक है अलकाबेन जयेंद्र कुमार तन्ना, जो कि मैंने आपको कहा था मेरी बुआ है, जिनका अभी सांगली में, जिनके लड़के सांगली के अंदर अभी 3 आउटलेट संभाल रहे हैं, वही बुआ। और मेरी दूसरे बुआ नीताबेन पोपट, दोनों के द्वारा ढोकला बना के दुकान पे भेजा जाता था, Oh. जो कि दुकान पे सेल होता था। Okay. इस प्रकार उन्होंने उनका सहभाग दिया। सर आपको हमारे जो पोस्ट है, वीडियो आइडियाज है, वो आपको पता कैसे लगते हैं? जैसे कि हिमांशु भाई, मैंने आपको पहले भी बोला कि ग्रो करो के जो आइडियाज रहते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि बाकी सब जगह पे मैंने इस तरीके का काम देखा है कि ओनर सोशल मीडिया हैंडल की तरफ जाता है, भैया ये करना है, भैया ये रील बनाना है, भैया इस तरीके से करना है। लेकिन ये चीज में मैं परेशान हो जाता हूँ कि आप लोग मेरी तरफ आते हो घड़ी घड़ी, सर अपन ऐसा करते हैं, सर हम ऐसा करते हैं, सर हम ये बनाते हैं। हाँ। तो आप लोगों की क्रिएटिविटी और आप लोगों की आइडिया इतनी ज्यादा रहती है कि मैं उसके लिए आपका थैंकफुल हूँ Thank you so much, sir. कि आपका काम जो है वो बहुत अच्छा है। आप बहुत ग्रो करोगे जिस तरीके से आपका नाम है। Yes, sir. मेरा सहभाग और मेरी हेल्प या मेरा मार्गदर्शन हरदम आपके साथ रहेगा, और मैं आशा करता हूं कि आपका भी सहभाग हमारी तरफ इसी प्रकार बना रहेगा, बिल्कुल और रघुवीर परिवार के साथ आप इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सर। नमस्ते रघुवीर परिवार, आपका हर एक चीजों के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने आपका प्यार और आपका भरोसा आपने हमारे साथ बनाए रखा है, उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि आप आगे भी हमेशा आपका भरोसा और प्यार हमारे साथ इसी प्रकार बनाए रखें। शायद बहुत सारे व्यक्तियों का नाम लेना मैं इस चीज में भूल गया होऊंगा, उस चीज के लिए मैं मेरे तहे दिल से माफी चाहता हूं, और मैं उन्हें यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे रघुवीर परिवार के अंदर छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि बड़े से बड़े काम करने वाला व्यक्ति रखता है। Oh. हमारे लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, और हर एक सदस्य का उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि बाकी कोई है। धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच प्रियेश सर, आपने इसमें टाइम दिया, बिकॉज हम लोग काफी दिनों से प्लान कर रहे थे पॉडकास्ट के लिए। यस, 1 साल से प्लानिंग चालू था हिमांशु भैया। राइट। आई होप ऑडियंस के बार बार बोलने के ऊपर हम लोगों ने ये जो आज का पॉडकास्ट बनाई, ये पॉडकास्ट है, ये ऑडियंस को अच्छा लगेगा, Yes, काफी पक्का। लोग इससे कुछ सीखने मिलेगा। और जो रघुवीर की जर्नी है, जी। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि लोगों के सामने हम लोग एज इट इज रख सके। जी। थैंक यू सो मच प्रियेश सर वंस अगेन।